वेलकम टू द एनसीईआरटी सीरीज बाय यूपीएससी विद लवेशा। आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 11th की पॉलिटी की एनसीईआरटी को, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। क्लास 11th के अंदर आपकी पॉलिटी की दो बुक्स हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूशन एट इट वर्क और दूसरी है पॉलिटिकल थ्योरी। पहली वाली जो है उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम कवर करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी को। कवर करने से पहले मैं आपको मेंशन करती हूँ कि इस बुक की रिलेवेंस आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से या फिर अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर क्या है। लेट्स ब्रेक डाउन दैट। अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें, बात करें हम प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो 0.001% चांस है कि ये बुक वहां पर आपको हेल्प करे, चाहे वो आपका पीसीएस हो या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस के अंदर चाहे पीसीएस की बात हो रही हो या फिर बात है आपकी यूपीएससी मेंस की, वहां पर चांसेस है 0.1% और यू कैन से 1% चांस है कि वहां पर आपको ये बुक हेल्प करती है, क्योंकि इस बुक के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको हेल्प करती हैं। और अगर आप पॉलिटी से बिलोंग करते हैं और या फिर आपका पॉलिटी ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो वहां पर आपके लिए ये बुक 100% रिलेवेंट है। वहीं अगर जो हमारा मेंस के अंदर एसए का एग्जाम होता है, वहां भी कहीं ना कहीं चांस होते हैं कि ये बुक हमें हेल्प करेगी। तो ये इस बुक की रेलेवेंस थी। अब हम इस बुक को आगे प्रोसीड करते हैं। फिर भी एक सजेशन रहता है कि इस बुक को आप स्टडी करो, इससे आपके पॉलिटी के लिए अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है और आपको अलग चीजों के अंदर यहाँ से हेल्प मिलती है। इस बुक के अंदर कुछ आपको स्टेटमेंट्स मिलती हैं जिनको आप अपने मेंस के क्वेश्चंस के अंदर नोट डाउन कर कर वहां पर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, अपने आंसर को और बेटर कर सकते हो, जो आपको बाकी एस्पिरेंट से अलग बनाता है। अब पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ उतना करेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमें पॉलिटी के अंदर मास्टर्स नहीं करना है, हमें यूपीएससी और पीसीएस के पर्सपेक्टिव से इसको स्टडी करना है। लेट्स स्टार्ट। कुछ रिसर्च इस बार मैंने भी की है ताकि आपके लिए ये बुक और ज्यादा इजी हो जाए। सबसे पहले हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो देखो, सिंपल सी बात है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। सिंपल सा है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फंडामेंटल पॉलिटिकल आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट आपका हो गया फ्रीडम, हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी। इन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं, जिनसे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है गवर्नमेंट को लेकर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक प्रिंसिपल्स देखते हैं जो एक लाइफ के अंदर होने चाहिए। फ्रीडम, आज़ादी ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करेगी, हमें फ्रीडम का मतलब पता है, तो हम उस चीज़ के ऊपर अपनी स्टेटमेंट रख सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। इक्वालिटी ज़रूरी है, समानता, ये भी हमारी एक बेसिक नेसेसिटी की तरह, जिस तरह से रोटी कपड़ा मकान जीने के लिए ज़रूरी होता है, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये चीज़ें एक अच्छी लाइफस्टाइल, अपने राइट्स के लिए, हर चीज़ के लिए भी, ये भी क्या है, एक हमारी लाइफ का पार्ट है। ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में डेप्थ में स्टडी करना क्या कहलाता है? पॉलिटिकल थ्योरी। अब यहाँ पर दे रखा है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड अदर स्पीसीज। हमारे अंदर और जो अदर स्पीसीज है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, उनमें क्या डिफरेंस होता है? सिंपल सा डिफरेंस होता है कि एक, हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, थॉट्स को, डिजायर्स को, जो एनिमल्स नहीं कर पाते। हम अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं, ये देख सकते हैं क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, क्या हमारी डिजायर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हमारे पास हमारे हर एक्शन का एक रीज़न होता है, हमारे पास एबिलिटी है अपने हर एक्शन को जस्टिफाई करने की, हर एक्शन को करने की, उसके पीछे के रीज़न को प्रोसेस करने की, वो सारी एबिलिटीज़ ह्यूमंस के अंदर होती हैं जो एनिमल्स में या प्लांट्स में नहीं होती। अब आती है पॉलिटिक्स। व्हाट इज पॉलिटिक्स? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो द वर्क एंड आइडियाज दैट आर कनेक्टेड विद गवर्निंग अ कंट्री और अ टाउन और अ सिटी, उसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बिना किसी भी कंट्री का चलना, किसी भी सिटी की वर्किंग होना, टाउन की वर्किंग होना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए महात्मा गांधी once observed that politics envelops as like the coils of a snake and there is a no other way out but to wrestle with it। अब मान लो
कि आपके अंदर मेंस के अंदर आपके पास कोई क्वेश्चन है, वहां पर आप इस लाइन को ऐड कर सकते हो। अगर क्वेश्चन पॉलिटिक्स से रिलेटेड, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, कुछ वर्किंग से रिलेटेड इस टाइप का आपका क्वेश्चन है, या फिर ऐसे में आपका कोई ऐसा टॉपिक है जैसे इलेक्शन का टाइम पीरियड होगा, उसके बाद कोई क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे का, कोई इस टाइप का टॉपिक आया हुआ है, फिलोसफिकल टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अब हमारे ऐसे के अंदर मेनली आपसे फिलोसफिकल टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं, तो वहां पर भी आप इस टाइप की लाइंस को ऐड कर सकते हो। तो यही इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि यहाँ से आप उन स्टेटमेंट्स को पिक कर सकते हो जो आपके एसे के अंदर और आपके आंसर राइटिंग के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अब थिंकर्स हैं, ये अलग अलग, इनके अलग अलग आइडियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो एंड एरिस्टोटल है, इनका आइडिया है डिस्कस वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी वॉज बेटर। रूसो है, उनका आइडिया फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड। तो अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग आइडियाज के ऊपर फोकस किया और उनसे रिलेटेड ही इन्होंने अपना जो स्टफ है उसको, हर चीज को राइट किया है। कार्ल मार्क्स बोलते हैं आर्ग्यू डेट, क्या आर्ग्यू करते हो? इक्वेलिटी वॉज एज क्रुशियल एज फ्रीडम, जितनी फ्रीडम जरूरी है उतनी ही इक्वेलिटी भी जरूरी है। महात्मा गांधी ने डिस्कस किया है द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज, किसमें? अपनी बुक हिंद स्वराज के अंदर। और ऐसे ही यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी बताया, उन्होंने भी आर्ग्यू किया दैट द शेड्यूल कास्ट मस्ट बी कंसिडर्ड अ माइनॉरिटी एंड एज सच मस्ट रिसीव स्पेशल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर उनके आइडियाज मेंशन है। अब स्कोप क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का? सिंपल सा स्कोप है। पॉलिटिकल थ्योरी को जब हम स्टडी करते हैं उससे हमें कॉन्सेप्ट्स के जो एक्चुअल मीनिंग है उसके बारे में पता चलता है। फ्रीडम, क्या मतलब होता है फ्रीडम का? आजादी का क्या मतलब होता है? इक्वेलिटी का क्या मतलब होता है? जस्टिस क्या होता है? डेमोक्रेसी क्या होता है? इन सभी चीजों के बारे में हमें किससे पता चलता है? पॉलिटिकल थ्योरी से। पॉलिटिकल थ्योरी की रिलेवेंस क्या है? पहला, फ्रीडम और इक्वेलिटी। फ्रीडम और इक्वेलिटी को लेकर बहुत सारे थिंकर्स ने, बहुत सारे फिलोसफर्स ने अपने अपने पार्ट का अपना अपना मतलब दिया है। उन सारे मतलब को समझना, सभी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस को समझकर हमारे अंदर एक फ्रीडम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारे अंदर एक इक्वेलिटी का कॉन्सेप्ट क्या आता है। फ्रीडम गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी ऐसी चीजें हैं जो फ्रीडम से रिलेट करती हैं। काफी क्यों? क्योंकि हमारे पास, हमने देखा था जब हमने पुरानी पॉलिटी के एनसीईआरटी को डिस्कस किया था, वहां पे हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स में एक राइट है राइट टू लीव, कि हमारे पास जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार। तो ये वन ऑफ द पार्ट हो गया हमारे फ्रीडम का, कि यस फ्रीडम है, हमारे पास आजादी है, किस चीज की? जीने की। एमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम विद चेंजिंग वर्ल्ड, जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज होता रह रहा है। 100 साल पहले सिचुएशन अलग थी, 100 साल के बाद आज सिचुएशन अलग है। आज से अगर हम 100 ईयर्स के बाद देखें तो सिचुएशन कुछ और होगी। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे जो इंटरप्रिटेशंस हैं, डेफिनेशंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं बदलती हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम में अगर हम देखें, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान एक नेसेसिटी में आता था, लेकिन आज के टाइम पे नेसेसिटी की, अगर आज के टाइम पे हम मोबाइल जैसी चीज को ही देखें तो यस, मोबाइल, इंटरनेट, ये हमारी नेसेसिटी बन चुके हैं। हमें एक टाइम का खाना ना मिले तो हमारा काम चल जाता है, लेकिन हमारे पास 2 दिन मोबाइल ना हो, इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो हम बहुत ज्यादा फेड अप हो जाते हैं, हमारे पास कुछ करने को नहीं होता। क्यों? क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है। पॉलिटिकल थ्योरी इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस की जहां पर बात आती है तो जब हम देखते हैं कि यस इक्वेलिटी जैसी टर्म है, प्रैक्टिस हो रही है, हमारे इंडिया के अंदर भी प्रैक्टिस हो रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वेलिटी से रिलेटेड लिखा हुआ है, हमारे पास राइट टू इक्वेलिटी है, हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14। तो इस तरीके से क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी को हम प्रैक्टिस में भी लेते हैं, हम डिबेट्स करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और ज्यादा डाइवर्स मीनिंग्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, हर चीज को हम सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सबसे पहला है रिलेवेंट फॉर ऑल टारगेट ग्रुप्स। स्टूडेंट्स हैं वो प्रोफेशंस चूज करते हैं अलग अलग। आप कोई जज बनना चाहता है, कोई पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं। तो इन सभी के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्या है, मतलब हमारे पास इक्वेलिटी है और हमारे पास फ्रीडम भी है। फ्रीडम का मतलब हमें कहाँ से पता चला? पॉलिटिकल थ्योरी से हमें पता चला। और हमारे पास फ्रीडम है इसीलिए तो हम चॉइस कर पा रहे हैं कि हमें जज बनना है, हमें लॉयर बनना है, हमें पॉलिटिकल लीडर बनना है। अगर हमारे पास फ्रीडम नहीं होती तो हमारे पास चॉइस नहीं होती, फिर क्या होता? सोचो, मोनार्की सिस्टम है, सारी चीजें राजा के अकॉर्डिंग चल रही हैं,
राजा ने बोल दिया कि तुम्हें ये करना पड़ेगा तो तुम्हें वही करना पड़ता था। उसके केस में आपकी फ्रीडम कहाँ गई? गायब हो गई। तो वो चीजें हैं, इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। सिटीजन्स की बात करें, अब देखो राइट्स, राइट्स क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज राइट्स? फ्रीडम क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी का एक इम्पोर्टेंस है। अब हमें इक्वलिटी के बारे में पता है, हमें हमारी फ्रीडम के बारे में पता है, हमें हमारे राइट्स, अधिकारों के बारे में पता है। इसीलिए अगर हमें उन सभी की बेसिक नॉलेज है तो हम गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को क्वेश्चन कर सकते हैं। जो हम हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है वो हमारा राइट है, हमें पता है राइट्स की वैल्यू क्या होती है, और हम उन्हीं राइट्स को यूज करके क्या करते हैं? गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको क्वेश्चन करते हैं और अपनी चीजों की, अपनी डिमांड जो है सामने रख सकते हैं। मॉडर्न ह्यूमन वैल्यूज, freedom, equality, secularism are not abstract issues. People daily encounter discrimination of various sorts in families, schools, etc. There are prejudices against people who are different from them. Political theory encourages to do is examine our ideas and feeling about political things. हम रेगुलरिटी में उन चीज़ों को फेस करते हैं, लेकिन अगर हमें उन चीज़ों का मतलब पता हो, अगर हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ नॉलेज है, तो हम उन चीज़ों को क्वेश्चन करने तक लायक तो हम बन ही जाते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर पहला है, सोक्रेट्स वाज डिस्क्राइब्ड एज द वाइसेस्ट मैन and was known for cautioning and challenging popularly held beliefs about society, religion, and politics. For this, he was condemned to death by the rulers of Athens. दूसरा है प्लेटो. He was a student of Socrates and wrote a book. बुक का नाम क्या था? द रिपब्लिक, in which he created the character Socrates and through him examined the question, what is justice? अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रीडम. द पावर और राइट टू एक्ट, स्पीक और थिंक एज वन वांट्स विदाउट हिंड्रेंस और रेस्ट्रेंट, उसको हम कहते हैं फ्रीडम. सिंपल हिंदी में हम समझे तो क्या हो गया हमारा? आजादी. आजादी जो हम मानते हैं कि हमें 1947 में आजादी मिल गई, लेकिन क्या जेन्युइनली हमें फ्रीडम मिली हुई है? आज भी है. अगर आप वुमेन हैं, आप कहीं पर डोवरी सिस्टम है, कहीं पर पर्दा सिस्टम है, कहीं पर आपको एजुकेशन लेने के लिए बहुत सारा एफर्ट्स करना पड़ता है. आप आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. आज भी कई जगह पर क्या है, जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके साथ कई जगह पर डिस्क्रिमिनेशन होता है. इवन जहाँ पर हम सोचते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी आपको डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है. आज भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत कम पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे मिलेंगे बड़े बड़े लेवल पर जो SC या ST फील्ड से बिलोंग करते होंगे. इसीलिए आज भी जब उन सेक्शन से कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनता है या फिर किसी बड़ी पोस्ट पर जाता है, तो वो चीज़ एक अलग से इम्पैक्ट डालती है. तो इस तरीके से आज भी हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% आज़ाद हैं. कुछ ना कुछ हर जगह पर आज भी चलता रहता है. कहीं ना कहीं हमें किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है. अब फ्रीडम क्या फोकस करती है? फ्रीडम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करती है, उस प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करती है कि हम कैसे नेसेसरी कॉन्स्टेंट्स, जो हमारे ऊपर बंदिशें हैं, जो हमारे ऊपर आज भी चीज़ें लागू की जाती हैं, इम्प्लीमेंट की जाती हैं, उनको हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे हम अपनी आज़ादी को के साथ, हमारी फ्रीडम के साथ डील कर सकते हैं. यहाँ पर फिर फ्रीडम से रिलेटेड आइडिया दे रखा है. नेल्सन मंडेला का केस दे रखा है. आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना भी होगा कि कैसे वो अपार्थाइड के अगेंस्ट उन्होंने पर्सनल स्ट्रगल किया, बाद में वो कितने टाइम तक जेल में भी रहे. वो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड यहाँ पर मेंशन की गई हैं. अब बात करते हैं फ्रीडम. आज़ादी क्या है? सबसे पहला मतलब आता है आज़ादी को जब हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स. मतलब कि आपके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर. कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो, मान लो कोई वुमेन है या फिर कोई गर्ल है, वो चाहती है कि उसको पोस्ट ग्रेजुएट करना, पोस्ट ग्रेजुएट होना है हिस्ट्री के अंदर. अब वो चाहती है, वो खुद से वो चीज़ कर भी सकती है, उसको कोई हेल्प नहीं चाहिए. बट
फिर भी उस सामने उसके पेरेंट्स हैं या फिर सोसाइटी है, वो उनको बोलते हैं कि नहीं, यू कांट डू दिस, आप ये नहीं कर सकते। वो क्या है, वो एक एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट है कि वो चाहती है लेकिन फिर भी सामने से उसके ऊपर कुछ कंडीशंस इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो वहां पर क्या हुआ कि उसकी फ्रीडम क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो व्हाट इज फ्रीडम, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। सबसे पहली चीज हमें ये समझना पड़ेगा। दूसरा क्या है, क्रिएटिविटी एक्सपेंशन। इट इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स। कि फ्रीडम क्या है कि आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाओ। फ्रीली एक्सप्रेस करने का मतलब आपको कोई भी थॉट है, चाहे वो थॉट आपका गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, किसी पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट है, या फिर किसी स्पेसिफिक आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट है या सोसाइटी के अगेंस्ट है, आप उस चीज को फ्रीली बोल पाओ। वो क्या है, वो किसका पार्ट है, फ्रीडम का। फ्रीडम, आजादी क्या होती है कि आप वो कर पाओ जो आप चाहते हो। अब सोर्सेस क्या हो सकते हैं कॉन्स्टेंट के, सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल हो सकता है, किसी इंडिविजुअल का कंट्रोल हो सकता है, आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का कंट्रोल है, आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है, आपके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती, इंडिया के अंदर आज भी मोनार्की सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, तो ऑब्वियसली आपकी वहां पर फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डिक्टेटरशिप में भी क्या होता है कि जो भी लीडर होगा आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर उसने कोई भी रूल बना दिया, अब उस रूल से आपकी फ्रीडम डिस्टर्ब हो रही है बट आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो भी क्या है, एक एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट, एक एक्सटर्नल डोमिनेशन आपके ऊपर है। फिर है नीड, क्या है कॉन्स्टेंट की। अब देखो कुछ दो चीजें होती हैं, अब बैरियर्स होते हैं या फिर आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि क्या कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्या हमारे ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अब चीजें यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। क्यों चेंज हो जाती हैं, अब जब हम आगे देखते हैं तो क्या होता है, फ्रीडम। फ्रीडम के दो पार्ट्स होंगे, एक होगा नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव। नेगेटिव के अंदर क्या बोला जाता है, नेगेटिव फ्रीडम क्या होगा, नेगेटिव फ्रीडम होता है कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, कि आप जो चाहते हो आप करो, जैसे आपके व्यूज हैं वैसे आप दो। बट जब आप उस नेगेटिव फ्रीडम को परफॉर्म करोगे तो किसी और इंसान की पॉजिटिव फ्रीडम डिस्टर्ब हो जाएगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक इंसान हो, जो भी आपका नाम है, मान लेते हैं रोहन नाम है, रोहन नाम से आप एक इंसान हो। अब रोहन क्या करता है, रोहन बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है किसी के लिए भी, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर है या फिर कुछ भी है। अब उसने जो अपने व्यूज प्रेजेंट किए वो बहुत एब्यूसिव उसके अंदर किए, जिसकी वजह से भी सामने वाला इंसान जो भी था, मान लो ईशान नाम है, अब जो भी सामने वाला इंसान था उसकी तो फ्रीडम डिस्टर्ब होगी। क्यों, क्योंकि आपने एक लिमिट क्रॉस की, आपने, आपका बात करने का तरीका गलत था। वैसे ही अगर आज आपके पास गन रखने की परमिशन हो और आप पब्लिक में गन चला दोगे, तो क्या सामने जो पब्लिक है उनकी फ्रीडम डिस्टर्ब नहीं होगी। इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस नेसेसरी होती हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस सोसाइटी खुद क्रिएट करती है, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर है किसका, फ्रीडम का। नीड ऑफ कॉन्स्टेंट, पहला सिंपल सा है, टू रिड्यूस क्योस इन सोसाइटी। अगर सभी इंसानों को गन रखने की परमिशन दे दी जाए तो वही बात है, छोटी सी लड़ाई मार्केट में हुई और सभी गोली मारी के ऊपर चल जाएंगे, सिविल वॉर हो जाएगा, ऐसे तो लोग मर जाएंगे आपस में। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस जरूरी हैं, किसके लिए, सोसाइटी के अंदर क्योस ना हो उसके लिए। दूसरा रीजन क्या है कुछ रेस्ट्रिक्शंस के होने का, क्रिएशन ऑफ अ फ्री सोसाइटी रिक्वायर्स सम कॉन्स्टेंट। एक फ्री सोसाइटी को भी जरूरत होती है कुछ कॉन्स्टेंट्स की, कुछ रेस्ट्रिक्शंस की, ताकि सभी पीसफुली रह पाए, सभी अपने अपने जगह पर रहकर इंडिविजुअली अपने फ्रीडम को परफॉर्म कर पाए, जिससे कि एक बैलेंस जो है वो रहे। अगर आप एब्यूसिव हो जाओगे, आप ऐसे ही लड़ाई करने लग जाओगे, तो सामने वाला इंसान क्या करेगा, सामने वाला इंसान कुछ नहीं करेगा। अगर वो आपसे कमजोर है तो आप उसको पीट भी दोगे, बट वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि आप तो कह सकते हो, आपके पास तो फ्रीडम है, बट उस चीज में सामने वाले की फ्रीडम कहाँ गई, जस्ट बिकॉज कि वो कमजोर है आप उससे उसकी फ्रीडम नहीं छीन सकते। इसलिए कुछ फ्री सोसाइटी का एटमॉस्फेयर बनाने के लिए भी कुछ कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन एट इंडिया,
इंडिया के जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था हमारे, वहां पर भी डिस्कशन में ये बोला गया कि फ्रीडम होनी चाहिए, बट जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो फ्रीडम के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। फिर यहाँ पर वही बात है, फ्रीडम को ही आप लिबर्टी बोलते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी क्या होगी, डू वट एवर यू वॉन्ट, कि आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन आप नहीं मान रहे, आप मान रहे हो आपके पास फ्रीडम है और आप की फ्रीडम के चक्कर में, आप अपनी फ्रीडम परफॉर्म करने के चक्कर में किसी और की फ्रीडम को डिस्टर्ब कर देते हो। पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है कि यस, हमें कंडीशन पता है, हमें नेचर पता है। फॉर एग्जाम्पल एक वॉर की सिचुएशन है, अब वॉर की सिचुएशन काफी टेंस सिचुएशन होती है, उस टेंस सिचुएशन में अगर हम कोई भी स्टेटमेंट पास करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट पास करेंगे तो वो स्टेटमेंट और ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर आप कोई झूठी खबर फैला दोगे वॉर के टाइम पे, वो बहुत, उससे बहुत गलत इम्पैक्ट आएगा। वैसे ही अगर उस टाइम पर आप कोई भी गलत स्टेटमेंट दोगे, उसका भी इम्पैक्ट ज्यादा होगा। इसलिए पॉजिटिव लिबर्टी क्या कहती है कि हमें सोसाइटी के नेचर को समझना है, हमें कंडीशंस को देखकर कोई अपनी फ्रीडम को परफॉर्म करना है। इसीलिए जब वॉर की सिचुएशन होती है, गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, कुछ चीजों को बंद कर देती है कि जैसे वॉर की सिचुएशन है तो उस टाइम पर आप स्ट्राइक कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो तो, और हम दूसरे देश से लड़ाई कर रहे हैं या फिर हम पहले अपनी ही कंट्री के अंदर स्ट्राइक और हड़ताल को हैंडल करेंगे। तो इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस जरूरी हैं, और उन रेस्ट्रिक्शंस के साथ जब आप अपनी फ्रीडम को परफॉर्म करते हो तो वही क्या होती है, पॉजिटिव फ्रीडम या पॉजिटिव लिबर्टी कहलाती है। अब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है। जॉन मिल, ये एक पॉलिटिकल थिंकर थे 19th सेंचुरी के ब्रिटेन के। इन्होंने ऑफर्ड किया अ पैशनेट डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ थॉट एंड डिस्कशन। ही ऑफर्ड 4 रीजंस व्हाई देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इवन फॉर दोज who aspires idea that appear false। मतलब क्या है कि जॉन मिल ने ये बोला कि लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। हमारे पास है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेंशन है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ही इंक्लूड होता है कि आप अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जॉन मिल का कहना था कि कोई भी फ्रीडम आइडिया, कोई भी डिस्कशन कभी भी फॉल्स नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई ट्रू फैक्ट हमेशा होता है। क्या 4 रीजंस दिए? पहले उन्होंने, नो आइडिया इज कम्प्लीटली फॉल्स, कभी भी कोई आइडिया कम्प्लीटली 100% फॉल्स नहीं होता, ऐसा उन्होंने बोला। और ये कहीं ना कहीं सही भी है। अगर आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, आपने उसको सामने रखा, हो सकता है उसमें काफी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से अगर आप उस बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका लॉस हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई एक चीज तो सही होगी। एक इंसान अगर आर्ग्यूमेंट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं रिजर्वेशन के ऊपर, हम रिजर्वेशन के ऊपर, रिजर्वेशन होना चाहिए, इम्प्लीमेंट है आज के टाइम पे। अब रिजर्वेशन के फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, दोनों में जो पॉइंट्स हैं दोनों ही ट्रू हैं, गलत दोनों ही नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों ही क्या है, एक सेंस बनाते हैं। बस उस चीज को देखने का तरीका सामने वाले इंसान का अलग अलग हो सकता है, इसीलिए नो आइडिया इज कम्प्लीटली फॉल्स। सेकेंड थिंग, ट्रुथ डज नॉट एमर्ज बाय इटसेल्फ। जो सच है वो खुद से एमर्ज नहीं होता। जब कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स चल रहे हैं तो उनमें ऐसा नहीं है कि हर चीज ही फॉल्स होगी, हर चीज ही लाए होगा, कुछ ना कुछ ट्रुथ, कोई ना कोई रियलिटी, कोई ना कोई कंक्लूजन वहां से भी हमेशा निकलता है। कुछ काइंड ऑफ आइडियाज आपको हमेशा हर डिस्कशन और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मिलेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज इज वैल्यूएबल इन ऑल टाइम्स। जो आइडियाज होते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है आइडियाज में, वो कहीं ना कहीं एक अनथिंकिंग ग्लिच जो होता है उसको हटाता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ट्रस्ट होता है और कोई ना कोई रियलिटी छुपी होती है। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज गलत नहीं हो सकता। अगर हम महात्मा गांधी को देखें और अंबेडकर को देखें, दोनों के आइडियाज भी बिल्कुल मैच नहीं करते थे, बट क्या उसकी वजह से हम मान लें कि डॉक्टर अंबेडकर जी गलत थे या फिर महात्मा गांधी जी गलत थे? नहीं, दोनों अपनी जगह सही थे। बस दोनों के क्या थे, थॉट्स जो थे वो मैच नहीं करते थे, दोनों का चीजों को हैंडल करने का तरीका जो था वो अलग अलग था। अनसर्टेनिटी अबाउट एक्चुअल ट्रुथ, वेरी ऑफन क्या होता है, आइडियाज दैट वर कंसिडर फॉल्स एट वन पॉइंट बट टर्न्स आउट बी ट्रू लेटर ऑन।
समटाइम्स हमें क्या लगता है कि कोई भी आइडिया है वो गलत है, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर वो आइडिया भी सही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सिविल कोड है। आज के टाइम पर हम सोचते हैं कि इंडिया के अंदर रिलीजियस सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना गलत है। हम सोचते हैं कि आज के टाइम पे रिलीजन को इंडिया से ख़त्म करना गलत है। आप रिजर्वेशन को ख़त्म इंडिया से नहीं कर सकते। मे बी इस टाइम पर रिजर्वेशन को हटाना एक फॉल्स हो सकता है, एक बैड आइडिया हो सकता है, बट मे बी आफ्टर 50 ईयर्स वो सेम चीज़ ट्रू भी हो सकती है। मे बी हम 50 साल के बाद उस स्टेज पर पहुंच जाएं जहां पर उस चीज़ की ज़रूरत ना हो, या फिर हम उस चीज़ को ख़त्म करने के कैपेबल हो जाए। नेक्स्ट है बैनिंग क्रिएटिव फ्रीडम। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ है। फिर यहाँ पर लिबरलिज्म के बारे में बताया हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। व्हाट इज लिबरलिज्म? इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलॉसफी है दैट प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल राइट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट, इक्वालिटी अंडर द लॉ। अब अगर हम देखो, आपसे कोई पूछे इंडिया के अंदर लिबरलिज्म है? यस है। सारी चीजें कहाँ से गवर्न होती है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज को गवर्न करता है। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर्स है जो गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, सर्टेन एक्ट से मिलती है। साथ में इंडिविजुअल राइट्स को प्रायोरिटी मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास राइट टू वोट है। एट लास्ट गवर्नमेंट को हम ही चूज करते हैं। गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑर्डर दे और आज कहीं पर ऐसे ही गोली चल जाए, लोग मर जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट कोई भी चीज हमारे ऊपर ऐसी नहीं कर सकती जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। इसीलिए यस, इंडिया के अंदर लिबरलिज्म है। जो लिबरलिज्म के अंदर बिलीव करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लिबरल्स कहते हैं। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर। स्वराज क्या है? इट इनकॉर्पोरेट्स विद इन इट टू वर्ड्स, स्व, सेल्फ एंड राज। गांधी जी स्वराज के आइडिया पर बिलीव रखते थे। तिलक जी ने एक स्टेटमेंट बोली थी, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, जब वो फ्रीडम के स्ट्रगल के अंदर देश को आजाद कराना चाहते थे। महात्मा गांधी इन हिज वर्क हिंद स्वराज 1909। ये चीजें होती हैं, ये आपके पीसीएस एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। स्टेटमेंट दे दी और पूछ लिया आपसे कि ये स्टेटमेंट किसने बोली है। मैच द फॉलोइंग के अंदर भी आपके पास 4 स्टेटमेंट आ सकते हैं, सामने जो नाम है वो आ सकते हैं। काफी तरीके से यूपीएससी इतना ऊपर से नहीं भी पूछता, लेकिन यस पीसीएस एग्जाम के अंदर, चाहे वो पीसीएस आपका यूपी का हो, बिहार का हो, पंजाब का हो, हरियाणा को, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं। इनकी बुक थी हिंद स्वराज 1909, वेयर स्टेट्स, जहां वो बोलते हैं इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल अवरसेल्फ। फिर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऑटोबायोग्राफी है किसकी? नेल्सन मंडेला जी की। फ्रीडम फ्रॉम फियर इज द बुक ऑफ ऑंग सैन सू कई। वॉलंटियर की एक स्टेटमेंट है। वॉलंटियर एक पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसफर थे। आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ यूर राइट टू से। द बुक रामायणा रीटोल्ड किसने लिखी है? वॉज रिटन बाय ऑब्रे मैनन। द Satanic Verses was a novel written by सलमान रुश्दी। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, इक्वालिटी। व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी का मतलब है इट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इंटाइटल्ड टू बी सेम राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रीटमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस। इक्वालिटी सिंपल सी भाषा में देखें, समानता। सभी समान है, सभी इक्वल है। यही इक्वालिटी का मतलब होता है कि हम हर इंडिविजुअल को सेम अधिकार, सेम अपॉर्चुनिटीज, सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंस। ऐसा नहीं है आपका अगर स्किन टोन वाइट है और एक इंसान का स्किन टोन ब्लैक है, ट्रीटमेंट दोनों को सेम मिलना चाहिए। स्किन टोन हमारे हाथ की चीज नहीं होती। अब इक्वालिटी की हिस्ट्री की बात करें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर काफी स्लोगन यूज किए गए थे जिनमें वर्ड से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। डिमांड की गई थी इक्वालिटी की एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल के टाइम पर भी, क्योंकि क्या होता था उस टाइम पर भी व्हाइट्स और ब्लैक्स के अंदर काफी डिफरेंस किए जाते थे। सोशल पैराडॉक्स ऑफ इक्वालिटी क्या है?
सोशल पैराडॉक्स ऑफ इक्वलिटी ये है कि सोसाइटी जो है वो पहले के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस करती थी, हम कास्ट बेस पर डिफरेंस करते थे। अब एक किसी भी इंसान के हाथ में नहीं होता कि उस इंसान का जन्म किस कास्ट के अंदर होगा। अब वो आपकी गलती नहीं है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो आपकी गलती नहीं होती कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। लेकिन पहले इन चीज़ों की वजह से काफ़ी स्ट्रगल एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को करना पड़ता था, जिसमें आपको बहुत फेमस एग्जाम्पल में मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब एस्पेक्ट्स क्या हैं इक्वलिटी के? एज अ सोशो पॉलिटिकल आइडियल, इट इन्वोक्स द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव एन इक्वल वर्थ रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जेंडर, रेस एंड नेशनलिटी। हर इंडिविजुअल की एक इक्वल वर्थ होती है, एक पहचान होती है, एक इम्पोर्टेंस होती है। उस बात से फर्क नहीं पड़ता इंडिविजुअल का कलर क्या है, जेंडर क्या है, मैन है, वुमेन है, रेस क्या है, या फिर नेशनलिटी क्या है। डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट। अब डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट आपको कहाँ मिलना चाहिए? देखो, कुछ इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, अनजस्ट होती हैं, गलत होती हैं। कुछ इनइक्वालिटीज एक्सेप्टेबल होती हैं। अब अनअक्सेप्टेबल फॉर्म क्या है इक्वालिटी की? कि अगर आप कास्ट बेस्ड डिफरेंस करते हैं तो, आप कलर बेस्ड डिफरेंस करते हैं तो, आप रेस के बेसिस पर डिफरेंस करते हैं, आप नेशनलिटी के बेस पर डिफरेंस करते हैं, तो वो क्या है? एक इनइक्वालिटी की अनएक्सेप्टेबल फॉर्म है। वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि उसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट कहाँ पर एक्सेप्टेबल है? फॉर एग्जाम्पल, एक साइड पीएम है, प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री के, हम मानते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। दूसरी साइड उनके सामने कोई भी इंडिविजुअल, आर्मी जनरल मान लो, यहाँ पर आर्मी जनरल, उन दोनों के ट्रीटमेंट के अंदर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एक साइड सामने आपके प्रोफेसर हैं, सामने स्टूडेंट है। अब उन दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है ड्यू टू जो उनकी पोजीशन है, क्योंकि एक प्रोफेसर है, एक स्टूडेंट है। अभी उस चीज के अंदर क्या है, जो इक्वालिटी है वो जस्टिफाइड है। अनएक्सेप्टेबल फॉर्म क्या है? जब आप जेंडर, रिलीजन, कास्ट के बेस पर इनइक्वालिटी दिखाते हैं, असमानता दिखाते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हर इंसान को ये अधिकार है, ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को परस्यू करे, उसके साथ किसी भी तरह की अनइक्वालिटी ना हो। सिंपल सी बात है, कोई इंसान पेंटर बनना चाहता है, अब उसको कोई आकर बोले नहीं तुम स्पेसिफिक इस कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम पेंटर नहीं बन सकते, वो क्या है? वो गलत है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है? सिंपल, कास्ट, रेस, इन चीज़ों के ऊपर, जिन चीज़ों के ऊपर हमारा बस ही नहीं चलता, जो चीज़ें हमारे हाथ की ही नहीं है, उनके बेसिस पर हमारी अपॉर्चुनिटीज को डिक्लाइन ना किया जाए। It is not the lack of equality of status or wealth or privilege that is significant, but the inequality in people access to such basic necessities such as education, healthcare, and safe housing that makes for an unequal and unjust society. अब सोसाइटी के अंदर इस बात का डिफरेंस है कि एक इंसान के पास एल्टो है, एक इंसान के पास BMW है। ये डिफरेंस चलेगा क्योंकि ये डिफरेंस इंसान की अपने हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। बट जब बात आती है हेल्थ की, जब बात आती है एजुकेशन की, जब बात आती है 2 वक्त की रोटी, सिर्फ बेसिक फूड जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, यहाँ पर डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये हर इंसान का अधिकार, हर इंसान का अधिकार है कि उनके सर पर एक छत हो, हर इंसान का अधिकार है कि उनके पास 2 वक्त की रोटी हो, हर इंसान को एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो, किसी भी चीज़ से बिलोंग करता हो। अब यहाँ पर नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी से रिलेटेड डिफरेंस मेंशन है। नेचुरल इनइक्वालिटी, इट एमर्जेस बिटवीन पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट। वही सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है? जो हम कास्ट के बेसिस के ऊपर क्रिएट करते हैं। नेचुरल इनइक्वालिटी कैसे आ गई? आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपने आपके ज़्यादा लाइफ में कुछ करने का गोल नहीं है, आप नॉर्मली कोई बेसिक जॉब कर रहे हैं, और वहीं सामने एक इंसान है जो बहुत टैलेंटेड है, जो चाहता है कि स्पोर्ट्स पर्सन मान लो जिसने बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल हैं, तो वो हो गया कि कैपेबिलिटी और टैलेंट के बेसिस पे डिफरेंस, वो डिफरेंस जायज़ है।
देयर आर रिजल्ट्स ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज विद विच पीपल आर बोर्न, और ये जो होते हैं वो क्या होती है, सोसाइटी जिन इनइक्वालिटीज को क्रिएट करती है जो कि अनजस्टिफाइड है। इट इज जनरली कंसिडर्ड दैट दे कांट बी अल्टर्ड। इन चीज को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान टैलेंटेड है और आप टैलेंटेड नहीं है, या फिर आपके पास देखो टैलेंट तो सबके पास होता है, लेकिन कुछ लोग साथ में हार्ड वर्क को मैच करते हैं, कुछ लोग हार्ड वर्क को मैच नहीं करते। अब उस चीज की वजह से अगर आपके अंदर और सामने वाले इंसान के अंदर डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, दोनों को ट्रीटमेंट अलग मिल रहा है कहीं पर, तो वो जस्टिफाइड है। इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ अ सोसाइटी एंड सम ऑफ दीज मे सर्टेनली अपीयर अनजस्ट। जो सोशल इनइक्वालिटी है वो कंप्लीटली अनजस्ट है। उसके बाद यहाँ पर 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी मेंशन है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी। अगर हम हमारी कंट्री का एग्जांपल लें, हमारी कंट्री के अंदर डेफिनेटली पॉलिटिकल इक्वालिटी मेंशन है। आप देखेंगे सभी को सिटीजनशिप मिलती है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। सिटीजनशिप के अंदर कोई डिफरेंस नहीं किया जाता। आपके कास्ट रिलीजन के बेस पर आपको ऐसा नहीं बोला जाता दैट यू आर मुस्लिम तो आपको इंडिया सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, आप सिख हैं आपको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, या फिर आप पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वहां पर डिफरेंस नहीं होता। राइट टू वोट है, अगर आपकी 18 ईयर्स ऑफ एज है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर है, आपको डेफिनेटली आपको वोटिंग का अधिकार मिलता है, इरिस्पेक्टिव जो भी आपकी कास्ट हो, जो भी आपका जेंडर हो, उस चीज का फर्क नहीं पड़ता। सोशल इक्वालिटी की बात करें, सोशल इक्वालिटीज देखें, अगर हमारी गवर्नमेंट ट्राई करती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट कहीं ना कहीं हम देखें तो आज भी सोशल इक्वालिटी हमें देखने को नहीं मिलती, काफी जगह पर देखने को नहीं मिलती। अभी भी रिसेंटली कुछ टाइम पहले केस आया था, अभी यूपी का केस था, वहां पर जहां पर एक इंसान थे, वो यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और उनके साथ ब्राह्मण्स ने बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया था। तो सोशल इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी साइड से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। अनटचेबिलिटी बिल्कुल बैन है इंडिया के अंदर, उससे रिलेटेड सर्टेन एक्ट्स भी अवेलेबल है, और वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें, इकोनॉमिक इक्वालिटी अचीव करना इज अ वेरी टफ टास्क, और कभी ऐसा अचीव भी नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल कि किसी भी कंट्री के अंदर सभी रिच हो, सभी की एनुअल इनकम 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमिक इक्वालिटी के अंदर जब हम देखेंगे, हमें कोई ना कोई रिलेटिव डिफरेंस जो है रिच क्लास और पुअर ग्रुप्स के अंदर देखने को डेफिनेटली मिलेगा। जो हम इंश्योर कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटी होती है एक इंसान की, हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, वो हर इंसान को मिले, लेकिन उससे ज्यादा आप इकोनॉमिक बेस के ऊपर इक्वलिटी नहीं ला सकते। वेज टू प्रमोट इक्वलिटी, एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वलिटी। अब काफी तरीके होते हैं इक्वलिटी को प्रमोट करने के, आप अवेयरनेस ला सकते हो, एजुकेशन एक वन ऑफ द तरीका है जिससे कि वो चीजें पॉसिबल है। इस तरीके से कुछ चीजें हैं जिनसे हम इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं। एक फॉर्मल तरीके से गवर्नमेंट एक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं, पहले से भी काफी चीजें इंक्लूडेड हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक रह जाता है, वो एक बैड फैक्टर है। इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशिएशन ट्रीटमेंट, समटाइम्स क्या होता है कि हम इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कुछ डिफरेंस भी क्रिएट करते हैं, जैसे रिजर्वेशन है। अब रिजर्वेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या दिया जाता है, वही दिया जाता है टू प्रमोट इक्वालिटी, कि पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम से एक चीज है हमारे इंडिया के अंदर, कास्ट सिस्टम चलता आ रहा है। हालांकि बिल्कुल एंशिएंट टाइम में जाओगे तो वहां पर कोई कास्ट सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, पहले के टाइम पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता था। जब अगर हम हमारे स्क्रिप्चर्स को देखें, वहां पर भी ऐसा कास्ट सिस्टम के बारे में ऐसा मेंशन नहीं है जो आज के टाइम पे हम कास्ट को जिस तरीके से डील करते हैं। लेकिन फिर भी टाइम चेंज होता गया, ज्यादातर जब कॉलोनाइजेशन हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया, उस टाइम पर कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, हम सभी को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। अब इसीलिए गवर्नमेंट का कहना क्या था जब रिजर्वेशन स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस के बाद इंट्रोड्यूस हुई, ताकि जो SC ST क्लास है, जो वीकर सेक्शंस हैं, वो भी इक्वलिटी को, उनको भी इक्वल राइट्स मिले, उनको क्या मिले, उनको भी डेवलप किया जा सके। तो ये क्या माना जाता है, एक पॉजिटिव चेंज माना जाता है कि पॉजिटिव डिफरेंस करना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना, ताकि हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम इक्वलिटी को प्रमोट कर सके।
फिर अफर्मेटिव एक्शन, इसके अंदर सारी चीज़ें वही मेंशन है कि आइडिया जो है वो सफिशिएंट नहीं होता, कुछ पॉजिटिव मेजर्स जो हैं वो हमें इनइक्वालिटीज को हटाने के लिए लेने पड़ते हैं, जिसमें से वन ऑफ द तरीका है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन है, कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस हैं, कुछ स्पेशल राइट्स हैं जो सिर्फ वुमेन के पास हैं, चिल्ड्रन के पास हैं, ताकि उन सभी को क्या किया जाए, इक्वल माना जा सके। फिर है क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो, एक साइड हमने देख लिया कि यस रिजर्वेशन पार्ट है किसका, डिस्क्रिमिनेशन का, लेकिन वो किस चीज के लिए है, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। लेकिन क्रिटिसिज्म तो उसका भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक पर्टिकुलर सेक्शन को डेवलप करने के लिए किसी ना किसी दूसरे सेक्शन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और वो चीज डेफिनेटली होती भी है। अब क्यों होती है, क्योंकि जहां पर समटाइम्स ऐसा होता है और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि रिजर्वेशन की वजह से काफी ऐसे कैपेबल स्टूडेंट्स होते हैं जो रह जाते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, जिनको एडमिशन नहीं मिल पाता। अब इसके अंदर मैंने अभी लास्ट ईयर देखा था, एक स्टूडेंट थे, उनके मार्क्स थे 947 आफ्टर यूपीएससी इंटरव्यू। अब द प्रॉब्लम इज 947 मार्क्स आने के बाद भी उनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ। कितने मार्क्स से नहीं हुआ, सिर्फ 1 मार्क से, एंड शी बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी। और यहीं पर मानो 947 मार्क्स थे उनके, जनरल कैटेगरी से वो बिलोंग करती थी, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और वहीं वो 947 मार्क्स के अंदर अगर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करती, एससी, एसटी, ओबीसी, तो उनका यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन हो जाता। अब अगर हम उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो उसके लिए काफी टफ रहा होगा कि सिर्फ 1 मार्क डिफरेंस, 1 मार्क के लिए आपको आपकी जर्नी दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं उस टाइम पर दिमाग में ये चीज क्लिक होती है कि मैं क्यों जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, काश मैं किसी और कैटेगरी से बिलोंग करती होती तो मैं आज आईएएस आईपीएस हो जाती और मुझे दोबारा से अपना स्ट्रगल स्टार्ट नहीं करना पड़ता। और इस चीज की कोई गारंटी भी नहीं दोबारा स्टार्ट करने के बाद आप उस जगह तक पहुंचो पाओगे या नहीं। तो जहां पर कुछ चीजें कहीं पॉजिटिव है तो वह उन्हीं चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट भी दूसरी साइड हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर रीजंस हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के, एक बार आप चाहो तो आप स्टडी कर सकते हैं। फिर इक्वलिटी एंड वुमेन मूवमेंट्स। अब वुमेन के लिए भी अलग से कुछ राइट्स हैं ताकि उनके अंदर भी इक्वलिटी ला सकें। क्यों, क्योंकि हमारी सोसाइटी है, अगर हम इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें तो एक पैट्रियार्किकल सोसाइटी रही है जहाँ पर वुमेन को काफ़ी स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं, आज भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। अगर 2 केस ऐसे आ गए कि वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया, उससे हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि वुमेन की कंडीशन इंडिया के अंदर क्या है। जहाँ पर महीने के 2 केस होते हैं ऐसे जहाँ पर वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, वहीं पर महीने के 2000 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर उल्टा होता है इंडिया के अंदर आज भी। तो इसीलिए वुमेन्स ने भी 19th सेंचुरी के टाइम पर काफ़ी स्ट्रगल किया है इक्वल राइट्स के लिए, और आज उनको कहीं ना कहीं पहले के कंपैरिजन में वो राइट्स मिलते भी हैं। हर जगह आज भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन आपको आज भी देखने को मिलेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री का ले सकते हो, वहाँ पर भी बहुत रेयर एक्ट्रेस ऐसे होते हैं जिनको एक्टर के इक्वल पे किया जाता है, डिस्पाइट ऑफ द सेम स्ट्रगल, कि वो सेम स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों ने सेम मेहनत किया, दोनों का सेम स्क्रीन टाइम भी है, तो भी आपको उनकी पेमेंट के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। अब है इंटरेस्टिंग पॉइंट, फेमिनिज्म। काफी डिबेटेबल टॉपिक है, बट एक्चुअल में व्हाट इज फेमिनिज्म? फेमिनिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है, क्या है, कि वुमेन और मेन के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। अगर मेन के पास ये राइट है कि वो डॉक्टर बन सकता है, लॉयर बन सकता है, जज बन सकता है, तो वो सेम राइट वुमेन के पास भी होने चाहिए कि सोसाइटी दोनों को इक्वल ट्रीट करे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल वर्क मिले, इक्वल पेमेंट मिले। अगर एक मेन को 8 घंटे काम करने के लिए फॉर एग्जाम्पल ₹1000 मिल रहे हैं, तो उस सेम काम को जब एक वुमेन कर रही है तो उसको भी ₹1000 ही मिले। दैट इज कॉल्ड फेमिनिज्म, की इक्वल राइट्स मिले मेन एंड वुमेन को, और दोनों ही वुमेन भी कंसिडर करें कि हाँ वो मेन के इक्वल है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नॉट कि आप स्ट्रेंथ में इक्वल हो जाओगे, या फिर ऑब्वियसली बॉडी पार्ट्स अलग हैं, स्ट्रेंथ अलग होती है,
नेचुरली मैन के अंदर एक वुमेन से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, वहीं वुमेन जो होती है उनके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटी मेन और वुमेन को सेम अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। चीज मेन भी कंसिडर करें कि यस वुमेन इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी उनके इक्वल हैं, जो जॉब मेन कर रहे हैं वो वुमेन भी कर सकती हैं। मेन पायलट हो सकते हैं, वुमेन भी पायलट हो सकती है, वो उन चीज़ों को कंसिडर किया जाए। पैट्रियार्की क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली जहाँ पर मेन डोमिनेट करते हैं वो वुमेन। अब बात आती है सोशलिज्म। सोशलिज्म एक सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज है जो रिस्पॉन्स करता है किसको, इनइक्वालिटीज को। सोशलिज्म का मानना ये है कि इस टाइप से काइंड ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, प्लानिंग इस टाइप से होनी चाहिए, हेल्थ केयर एजुकेशन सिस्टम इस टाइप से होना चाहिए कि सभी को इक्वल कंसिडर किया जाए, कि रिच और पुअर क्लास ज़्यादा डिफरेंस ना हो, सभी के पास बेसिक नेसेसिटीज हो। गवर्नमेंट हर चीज़ को इस तरह से डिवाइड करे कि सभी को इक्वल मिले और रिच और पुअर क्लास का ज़्यादा डिफरेंस देखने को ना मिले। पहले इंडिया जो था सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, आज के टाइम पर हम मिक्स फॉलो करते हैं, हम प्राइवेटाइजेशन को भी फॉलो करते हैं, सोशलिज्म को भी फॉलो करते हैं। फिर बात की गई है मार्क्सिज्म की। इसके अंदर क्या बोला जाता है, रूट कॉज ऑफ इंट्रेंच्ड इनइक्वालिटी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज ऑयल और लैंड और फॉरेस्ट एज वेल एज अदर फॉर्म्स ऑफ property. He pointed out that such private ownership also gave them political power, which enables them to influence such state policies and laws to tackle inequality in society, to go beyond providing equal opportunities and try and ensure public control over essential resources and forms of property. मतलब इन द सेंस कि इसमें भी क्या है, प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट बात की गई है कि जो मेन रिसोर्सेज हैं, जो फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए टू टैकल द इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। लिबरल्स के बारे में बात की गई है, लिबरल्स के बारे में हमने पहले बात कर ली थी। फिर यहाँ पर बात की गई है 7 रिवॉल्यूशंस ऑफ और सप्ताह करनी। एमिनेंट सोशलिस्ट थिंकर रहे हैं राम मनोहर लोहिया। 12th की जब हम एनसीईआरटी को करेंगे पॉलिटी में, वहां पर भी इनके बारे में बात होगी। राम मनोहर लोहिया, इन्होंने 5 काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज को डिफाइन किया है और ये पांचों तरह की इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर आज भी एग्जिस्ट करती है। इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, colonial rule of some countries over others और economic inequality। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल जस्टिस। What is social justice? Concept of creating a society where all individuals have equal opportunities and rights regardless of their background और circumstances। मतलब कि हमारे सोशल लेवल के ऊपर हमें जस्टिस मिले, सोशल लेवल के ऊपर हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, और अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो तो उससे रिलेटेड हमें जस्टिस मिल सके। तो सिंपल सा इतना ही है। जस्टिस की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस रही हैं। एंशियंट टाइम में हम जस्टिस को किससे कंसिडर करते थे, एसोसिएट करते थे, धर्मा से एसोसिएट करते थे। जो भी हमारी ड्यूटीज होती थी वो रिलेटेड टू किंग होती थी, कि हमारे हमारे जो राजा होते थे उस टाइम पर, उनसे रिलेटेड ड्यूटीज को परफॉर्म करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, धर्म है, सब कुछ वही है। फिर यहाँ पर चाइना के एक फेमस फिलोसफर रहे हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया दैट किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डॉर्स एंड रिवॉर्डिंग द डॉर्स। कि किंग जो है, राजा जो होते थे, उनका ये अधिकार है कि वो जस्टिस बनाए रखे, कोई गलत करता है उसको पनिश करे, कोई अच्छा करता है उसको रिवॉर्ड्स दे। फिर यहाँ पर द रिपब्लिक बुक का रेफरेंस भी जस्टिस के लिए लिया गया है। कंटेम्प्रेरी टाइम्स की हम बात करें, यहाँ पर क्या है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज जस्ट is enclosed linked to understanding of what is due to each person as a human being. According to the German philosopher Immanuel Kant, human beings possess dignity. If all persons are granted dignity, then what is due to each of them is that they have the opportunity to develop their talent and pursue their chosen goal. Justice requires that we give due and equal consideration टू ऑल इंडिविजुअल्स। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस की बात की गई है। सिंपल सी बात है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, कि सभी को इक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कास्ट, रेस, जेंडर के ऊपर ना किया जाए। अब प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब क्या होता है, इट वुड बी फेयर एंड जस्ट टू रिवॉर्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डिफरेंटली। आप स्किल्स के बेसिस पे डिफरेंस कर सकते हो, स्किल्स के बेसिस पे आप अलग अलग ट्रीट कर सकते हो चीज़ों को,
बट ये क्या होता है, प्रोपोर्शनेट जस्टिस इसको हम मानते हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, सोसाइटी टू टेक इनटू अकाउंट स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स और ड्यूटीज। बेसिक स्टेटस जो है, जो राइट्स हैं, जो इक्वल ट्रीटमेंट है, वो सभी को मिलना चाहिए। प्रोपोर्शनेट जस्टिस के बारे में बोला गया है, इट डज नॉट नेसेसरली contradict the principle of equal treatment so much as extended it become the principle of treating equals equally could imply that people who are not equal in certain important respects could be treated differently। कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कोई स्पेशल चाइल्ड है या फिर कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल है, अब उसके उनको थोड़ा सा अगर अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, थोड़ी अलग से फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो वो ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली के अगेंस्ट नहीं है। उनके कुछ स्पेशल नीड्स हैं, उनकी थोड़ी नीड्स अलग हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उनको थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो वो चीज़ जस्टिस के अगेंस्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रोपोर्शनेट जस्टिस है वो इक्वल को इक्वली ट्रीट करने के कॉन्सेप्ट से अलग नहीं है। फिर बैलेंसिंग प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, यहाँ पर कुछ नहीं है, सारी वही चीजें मेंशन की गई हैं जो इक्वलिटी के अंदर मेंशन है। नीड फॉर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को इंश्योर करना होता है कुछ लॉज पॉलिसीज जिनसे कि सभी इंडिविजुअल्स को फेयर मैनर में ट्रीट किया जाए। It also concerns the just distribution of goods and services, whether it is between nation or between different groups or individual within society। कि गवर्नमेंट की साइड से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने में। गवर्नमेंट अगर किसी भी लॉ को बना रही है तो वो लॉ सबके लिए, ऐसा ना हो कि हाँ गवर्नमेंट आज कोई लॉ बनाती है और बोलती है इस लॉ को सिर्फ एक पर्टिकुलर ये कम्युनिटी है, सिर्फ ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ये लॉ है, बाकी सबके ऊपर ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। यस, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। नीड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सीरियस इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज जो है हमारी सोसाइटी के अंदर हमेशा रहती हैं, इसलिए कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं उनको हमें एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जिनसे कि इक्वलिटी मेंटेन रहे। अगर आप उन चीज़ों के अंदर कुछ स्पेशल भी कर रहे हो तो उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमारे कंट्री के अंदर कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के लिए स्पेशल लॉज बनाए हुए हैं, तो क्या वो चीज़ें गलत है? नहीं, वो चीज़ें गलत नहीं है, वो अपनी जगह पर जस्टिफाइड है। अब यहाँ पर बात की गई है व्हील ऑफ इग्नोरेंस की, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज में बताते हैं। व्हील ऑफ इग्नोरेंस एक थॉट एक्सपेरिमेंट है एथिक्स और पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर, जिसको पॉपुलर किया था जॉन रॉल्स ने। ये सजेस्ट क्या करता है, इट सजेस्ट दैट व्हेन डिजाइनिंग अ सोसाइटी और मेकिंग डिसीजंस विद फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस, लिखा तो मैंने और भी था, हाँ सॉरी, यस। द व्हील ऑफ इग्नोरेंस इज अ थॉट एक्सपेरिमेंट इन एथिक्स एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी popularized by John Rawls। It suggests that when designing a society or मेकिंग डिसीजंस विद फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस, चलो आगे नहीं लिखा फिर भी समझा देती हूँ कि देखो इनका मतलब क्या था कि जिस टाइम पर गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाती है या फिर जो डिसीजन मेकर्स रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो जब जिस टाइम पर लॉ को बना रहे हैं उस टाइम पर वो किस पोजीशन के अंदर है उस चीज़ को देखकर लॉ नहीं बना सकते। जब भी कोई लॉ बनता है, कोई डिसीजन मेकिंग कोई एक इंसान ले रहा है जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए ले रहा है, एक कंट्री को टारगेट करते हुए ले रहा है, उस टाइम पर उसको कोई भी लॉ या डिसीजन इस टाइप से बनाना पड़ेगा कि जो सभी के फेवर में हो। वो उस पॉइंट पर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बन जाती हूँ, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लो कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाती हूँ, तो अब मैं सोचूं कि मेरे को इस पर्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम है और मैं उस चीज से रिलेटेड लॉ निकाल दूं। अब चाहने को मैं ऐसा कर सकती हूँ, कैबिनेट मेरी है, मैं उनसे लॉ पास करा दूंगी, वो चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी, बट वो चीज गलत है, ऐसा ये कॉन्सेप्ट कहता है। क्यों गलत है? क्योंकि मुझे वहां पर एज अ पीएम मुझे ये नहीं देखना कि व्हाट इज गुड फॉर मी व्हाट इज बैड फॉर मी, मुझे एक इंडिविजुअल रूप से एज अ डिसीजन मेकर ये डिसाइड करना है व्हाट इज गुड फॉर माय कंट्री। मेरी कंट्री इंडिया है, इंडिया के लिए क्या गुड है, एक मास पॉपुलेशन के लिए क्या चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, क्या इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर आप अपनी पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग, पर्सनल फेवरिज्म के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, ये इस कॉन्सेप्ट के अंदर बोला गया है। अब यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी के
ने एक स्टेटमेंट दी है, अ जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी इन विच ascending sense of references and descending sense of contempt is dissolved into the creation of compassionate सोसाइटी। वैसे ही जेस मिल के थॉट्स के बारे में बताया गया है, तो आप चाहो तो यहाँ से आपको अगर कोई लाइन कॉपी करनी है तो एक बार इन थॉट्स को पढ़ सकते हो, बट कंक्लूजिंगली मतलब वही है जो जस्टिस का मतलब होता है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर बताया गया फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन, कि मान लो बिल्कुल मार्केट फ्री है। आज के टाइम पर आप देखते हो, आप मार्केट में जा रहे हो, मार्केट के अंदर जो शॉपकीपर्स हैं वो बिल्कुल फ्री है, उनके ऊपर अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी तो चीज़ें जो होंगी वो अलग हो जाएंगी, फिर वहाँ पर जस्टिस नहीं हो पाएगा। आज भी लोग हैं जो कास्ट के अंदर बिलीव करते हैं, रिलीजन के अंदर बिलीव करते हैं, इवन 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आज भी बिलीव करती है। वो सिर्फ कुछ गवर्नमेंट के लॉज है जिनकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं, बट आज भी हमारी कंट्री रिलीजन और कास्ट के नाम पर सेम ही है। अब उसमें क्या चीज़ होगी, अगर फ्री मार्केट को कर दिया, प्राइस का डिफरेंस आएगा। आज के टाइम पे आपको पता है आपको एमआरपी से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन उस टाइम पर अगर कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है मार्केट के ऊपर, तो जो मर्जी चाहेगा शॉपकीपर वो प्राइस रखेगा, वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा जैसे उसकी मर्जी होगी। वो एक पर्टिकुलर कास्ट के इंसान को बोल भी सकता है कि हम आपको सामान नहीं देना चाहते। इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए एक लेवल तक का जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, स्टेट इंटरवेंशन है, वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा राइट्स। व्हाट इज राइट्स? एन इंटाइटलमेंट और अ जस्टिफाइड क्लेम। अब राइट्स का सिंपल सा मतलब है, हिंदी में देखें, हिंदी में हम क्या कहते हैं? अधिकार। हर जगह राइट्स का मतलब अलग होता है। पॉलिटिकल लेवल पे राइट्स का मतलब अलग है, पब्लिक में हो आप जब, उस टाइम पे आपका राइट्स का मतलब अलग होता है, जब आप अपनी फैमिली के बीच होते हैं जब राइट्स का मतलब अलग होता है। अब राइट्स का मतलब कुछ भी हो, लेकिन बात क्या होती है, दैट व्हाट इज राइट्स? एंटाइटलमेंट और अ जस्टिफाइड क्लेम, जो डिनोट करता है व्हाट वन इज एंटाइटल्ड टू एज सिटीजन, एज इंडिविजुअल और एज अ ह्यूमन बीइंग। आप इंडिया के सिटीजन हो, आपका राइट है क्या? वोट। वो आपका राइट हो गया। एज अ इंडिविजुअल आपका राइट है कि आप अच्छी तरीके से जिए, आपको एजुकेशन मिले, आपको हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिले। और सेम एज अ ह्यूमन बीइंग आपके कुछ राइट्स हैं। एज अगर आप सिस्टर हैं किसी की तो आपका अलग राइट है, आप ब्रदर हैं किसी की तो आपका अलग राइट है। ग्राउंड्स ऑफ क्लेम्स ऑफ राइट क्या होते हैं? पहला, सोर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। सबसे पहला तो यही है कि आपकी डिग्निटी है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है, वहां पर आपके अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी कोई इंसल्ट कर दे, आपको कोई डेरोगेटरी वर्ड्स को यूज कर दे, आपसे अब्यूसिव लैंग्वेज में बात कर दे, तो वहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को हार्म होगा, वो चीजें वहां पर गलत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन कर इस कंट्री के अंदर अच्छी तरीके से रह सके। दूसरा क्या है? नेसेसरी फॉर वेलबींग। सिंपल सा, दे हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए भी राइट्स का होना नेसेसरी है, ताकि आप अपने टैलेंट को, स्किल्स को परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंडिविजुअल हैं, आप पेंटर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि आप पेंटर नहीं बन सकते क्योंकि आपके पास ये अधिकार नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाएगी? वो चीज गलत हो जाएगी। इसीलिए वेलबींग के लिए भी राइट्स का होना नेसेसरी है, ताकि जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपका स्किल है, आप उसको परफॉर्म कर सके और उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सोर्स ऑफ राइट क्या होगा? इन द 17th-18th सेंचुरी राइट्स जो थे वो नेचुरल लॉ से ड्राइव किए जाते थे। रिसेंट ईयर्स में क्या है, द टर्म ह्यूमन बींग्स आर बीइंग यूज्ड मोर देन द टर्म नेचुरल राइट्स, बिकॉज द आइडिया ऑफ देयर बीइंग अ नेचुरल लॉ और अ सेट ऑफ नॉर्म्स दैट आर लेट डाउन फॉर अस बाय नेचर अपीयर्स अनएक्सेप्टेबल टुडे। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास बहुत एक्ट्स हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, इंडिया का अपना है, अदर कंट्रीज का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब हम नेचुरल लॉ को कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास और कई चीज़ें हैं जिनसे हम राइट्स को जस्टिफाइड कर सकते हैं। राइट्स आर इंक्रीजिंगली सीन एज गारंटीज दैट ह्यूमन बींग्स themselves seek or arrive at in order to lead a minimal good life। आज के टाइम पे हम राइट्स को एज अ गारंटी भी देखते हैं, कि जो हमें गारंटी देते हैं जिनसे हम एक अच्छा खासा
लाइफस्टाइल अपना मेंटेन कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ हम जी सकते हैं। Assumption behind human rights: all persons are entitled to certain things simply because they are human beings, and all persons are equal and no one is born to serve others. अब आज के टाइम पर हमें पता है कि जब हम पैदा होते हैं हमें जब ही से पता है कि हम कुछ चीजों के लिए इंटाइटल्ड हैं। हमारा राइट है हमें एजुकेशन मिले, हमारा राइट है हमें अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, हमारा राइट है कि हमें 2 वक्त की रोटी मिले, हमारा राइट है कि हमें हमारे सर के ऊपर छत मिले, हमें रहने के लिए घर मिले, और सभी पर्सन्स इक्वल हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज फुल पोटेंशियल्स: राइट्स है जो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपने पूरे पोटेंशियल के साथ अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को परफॉर्म कर सके, हमारे साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट: द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट हैज बीन यूज्ड बाय oppressed people all over the world to challenge laws that segregate them and deny them equal opportunities and rights. 10 दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया था और प्रोक्लेम किया था किसको? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे अगर आप एसिड अटैक देखते हो, केमिकल फैक्ट्री में से केमिकल का एक्सप्लोजन हो गया जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो गई, वो सारी चीजें क्या है? वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा राइट है, राइट टू लाइफ हमारे पास है, हमें जीने का अधिकार है। इसीलिए जो भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे राइट्स के अगेंस्ट होती हैं, वो क्या होता है? वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट वो चीजें चली जाती हैं। फिर लीगल राइट्स एंड द स्टेट के बारे में बताया हुआ है। लीगल रिकॉग्नाइजेशन क्यों जरूरी है राइट्स की? ताकि अगर कोई भी हमारे राइट्स को ना माने या फिर हमारे राइट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, तो अगर हमारे पास लीगल रिकॉग्नाइजेशन है तो हम कुछ चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं, हम कोर्ट की, गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हैं। अ बिल ऑफ राइट इज इंश्रेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी कंट्रीज। हमारे कंट्री के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हम क्लेम कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और हाई कोर्ट के अंदर भी। इसीलिए और फंडामेंटल राइट्स में क्या लिखा हुआ? हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, राइट टू परफॉर्म एनी रिलीजन, वो सारी चीजें हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिखी गई हैं। अब यहाँ पर है काइंड्स ऑफ राइट। पॉलिटिकल राइट्स होते हैं जिसके अंदर आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ आ गया, आप पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके पास वोटिंग राइट है, आपके पास इलेक्शन को कंटेस्ट करने का राइट है, वो सारे किसके अंदर काउंट हो गए? आपके पॉलिटिकल राइट्स के अंदर काउंट हो गए। इकोनॉमिक राइट्स क्या है? नीड क्या है? आवर राइट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैन ओनली बी एक्सरसाइज फुली। कब हम अपने पॉलिटिकल राइट्स को फुली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं? जब हमारी जो बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ, वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। स्टेटस क्या है? डेमोक्रेटिक सोसाइटीज आर बिगिनिंग टू रिकॉग्नाइज दीज ऑब्लिगेशन एंड प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक राइट्स। अभी तक हम इकोनॉमिक राइट्स में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं देखते, लेकिन धीरे धीरे हमें इकोनॉमिक राइट्स में भी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। कल्चरल क्लेम ऑफ राइट्स: द राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन इन वंस मदर टंग, वो आपके कल्चरल राइट्स के अंदर आ गया, जिसके ऊपर अभी हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो काम कर रही है। किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लैंग्वेज को, कल्चर को रिस्पेक्ट करना, वो सारी चीजें किस में आती है? हमारे कल्चरल राइट्स के अंदर आती हैं। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्लेम कर सकते हैं या फिर उनकी थिंकिंग के अंदर ये भी आ सकता है कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, बट हमें एक चीज़ समझनी होगी, व्हेन इट कम्स टू एनी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर आप किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में, तो हमें काम उस तरीके से करना होता है जो हमारे एग्ज़ाम की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप एज ए 11th क्लास स्टूडेंट आप इस चैप्टर को कर रहे हैं या फिर सेकुलरिज्म के चैप्टर को कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं, तो आपके लिए हर लाइन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम भी देना है और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बनानी है। लेकिन अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, पीसीएस के स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई भी टॉपिक को सिर्फ इतना कवर करना है ताकि आपके एग्जाम की नीड फुलफिल हो सके। हमें ऐसा नहीं करना है कि हाँ पॉलिटी है, पॉलिटी के अंदर आप इतना कर लो कि यस बिल्कुल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सारा सिलेबस हमने कर लिया ताकि हम
पीएचडी लेवल तक का सिलेबस को कर लें, नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें फिर हम किसी और सब्जेक्ट के अंदर भी रह जाएंगे। अब जो ये वाली बुक है, इस बुक के अंदर एक्सप्लेन करने को और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो हमारे एग्जाम की नीड नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड ज्यादा डेप्थ में आपको जब करना होता है अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल हो। लेकिन अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल है तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी थ्योरो स्टडी उसके लिए ऑलरेडी अलग से कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पर हमारा मोटिव नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ उतना कवर कर रहे हैं जिससे हमारी प्रीलिम्स की और मेंस के अंदर जीएस 1 2 3 4 उनकी नीड कवर हो जाए, उतना ही हम एनसीईआरटी को कवर करें। फिर यहाँ पर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में मेंशन है। Rights not only place obligation upon the state to act in a certain way, but they also place obligation upon each of us. Rights की वजह से एक ऑब्लिगेशन आती है स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन आती है। यहाँ पर स्टेट से मतलब है पूरे कंट्री से, गवर्नमेंट से। अब राइट्स की वजह से क्या होता है, स्टेट के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन होती है कि उनको एक सर्टेन मैनर के अंदर काम करना है, जिसकी वजह से वो किसी के इंडिविजुअल राइट्स को हार्म ना कर दें। और वैसे ही जब हम अपने राइट्स के लिए बात करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, अपने अधिकारों को परफॉर्म करते हैं, जब भी हमें इस तरीके से करना है कि हम किसी और के राइट्स को डिस्टर्ब ना कर दे, किसी और के राइट्स के साथ कोई भी चीज गलत ना हो जाए। कॉमन गुड, रिस्पेक्टिंग राइट्स ऑफ अदर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसी तरीके से लिंक हो जाती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिटीजनशिप। व्हाट इज सिटीजनशिप? द स्टेट ऑफ बीइंग अ लीगल मेंबर ऑफ अ कंट्री विद एसोसिएटेड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अब सिटीजनशिप को मिलने के कई तरीके होते हैं, आप हर कंट्री में देखोगे अलग अलग रूल्स आपको मिलेंगे। एक, आप किसी कंट्री के अंदर आपका जन्म हुआ, आपके पेरेंट्स वहीं से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए कोई रूल अप्लाई नहीं होता, आप ऑटोमेटिकली उस कंट्री के सिटीजन बन जाते हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आज आप 21 ईयर्स के हो चुके हैं, अब आप किसी कंट्री में मूव करते हो और आपको उस कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए, आप चाहते हो उस कंट्री के अंदर आपका एज ए लीगल मेंबर कंसिडर किया जाए, तो उसकी अपनी अपनी कंडीशंस होती है। इंडिया के अंदर अपनी है, यूएसए के अंदर अपनी है, कनाडा के अंदर अपनी है। कहीं पर ये होता है कि वहां पर आप 5 साल के लिए स्टे करो, कहीं पर 10 साल के लिए स्टे करो, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हर कंट्री के अपने अपने रूल्स हैं। सिटीजनशिप कैन बी डिफाइंड एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब मेजर चीजें क्या होती है, सिटीजनशिप क्यों जरूरी होती है? क्योंकि काफी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ एक कंट्री का सिटीजन ही इंजॉय कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री के अंदर वोटिंग राइट्स है, वो सिर्फ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री के लिए है। आप पीएम बनना चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, या फिर आप इलेक्शन कंटेस्ट ही करना चाहते हैं, तो आप जब भी कर सकते हैं अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो। काफी गवर्नमेंट सर्विसेज ऐसी हैं जो सिर्फ आप जब भी कर सकते हैं, जब भी उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो। इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजन फॉर स्टेटलेस। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास किसी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, या फिर जिस कंट्री की सिटीजनशिप उनके पास थी वहां पर वो अब रह नहीं सकते ड्यू टू सम रीजन, चाहे वो वॉर की सिचुएशन हो, चाहे फिर कोई कोरोना जैसी बीमारी का फैलना हो, कुछ भी। अब उनका जो स्ट्रगल होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, वो रिफ्यूजीज कहलाते हैं किसी और कंट्री में, और उनकी सारी जिंदगी स्ट्रगल में चली जाती है, लेकिन उनको उनके बेसिक राइट्स भी नहीं मिल पाते। फिर हिस्ट्री ऑफ सच राइट्स मेंशन है, एक बार चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ यही मेंशन है कि टाइम टू टाइम हमें हमारे राइट्स के लिए किसी ना किसी तरीके से फाइट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आज से अगर हम 100-150 साल पहले जाएं तो कास्ट सिस्टम बहुत पीक पर हुआ करता था, वहां पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने दलित मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया ताकि उनको भी अपने राइट्स मिल सके, और वो भी इंडिया के अंदर या फिर किसी और कंट्री में भी सेम हालात थे तो वहां पर वो अच्छे तरीके से सस्टेन कर सकते। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप नीड, जॉब्स के लिए, फैसिलिटीज के लिए, एजुकेशन के लिए, हर चीज के लिए जरूरी है कि आपके पास सिटीजनशिप हो ताकि आप हर चीज को एंजॉय कर सको, आपके पास हर चीज के लिए एक फ्रीडम हो। आप जिस कंट्री में रह रहे हो उसी कंट्री में आप आउटसाइडर ना कहलाओ। एक डिवीजन होती है इनसाइडर और आउटसाइडर के बीच में, क्योंकि एक चीज होती है लोग वेलकमिंग किन के लिए होते हैं, जो इनसाइडर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हरियाणा से हो,
या फिर आप राजस्थान से। अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान के अंदर ज्यादा वेलकमिंग कौन होगा? अगर आप राजस्थान से ही बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली वहां पर आप वेलकमिंग होंगे। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इंडियन सिटीजन हो, तो भी आपको वो उतने ही अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। और अगर आप रिफ्यूजीज हो, आपको किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो लेकिन अब आप इंडिया में रह रहे हो ड्यू टू सम रीजन, तो इतना वेलकमिंग नेचर आपको नहीं मिलता। क्योंकि हम ज्यादा कनेक्ट किससे करते हैं? जो हमें अपना लगता है, चाहे सेम कंट्री के वजह से, सेम स्टेट, सेम रिलीजन, सेम लैंग्वेज का होना, सेम रिलीजन का होना, ये नेचुरल चीजें होती हैं जो हमें किसी के लिए ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। फिर यहाँ पर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स के बारे में मेंशन है, फिर इक्वल राइट्स के बारे में मेंशन है। इश्यूज whether full and equal membership means that all citizens, rich or poor, should be guaranteed certain basic rights and a minimum standard of living by the state। अब अर्बन के अंदर आप देखते हो, आप स्लम एरियाज को देखते हो, स्लम एरियाज में आपको इश्यूज पता होंगे। आपने मुंबई के अंदर धारावी सुना होगा, जो इंडिया का भी नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम रीजन है। आपने दिल्ली के अंदर सीलमपुर बस्ती सुना होगा, और भी काफी बस्तियों के बारे में आपने सुना होगा। अब वहां पर कैसी कंडीशंस होती हैं वो हमें पता है। अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं। गवर्नमेंट जो है उनके लिए भी कहीं ना कहीं काम कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी बात की जा रही है। इवन एक डाटा के अकॉर्डिंग धारावी के अंदर सिर्फ एक टॉयलेट को नियर अबाउट 4000 लोग जो है वो यूज करते हैं। तो आप एज्यूम करके देखो अपने घर के अंदर बैठकर ही कि एक टॉयलेट को 4000 लोग अगर यूज कर रहे हैं तो क्या कंडीशन टॉयलेट की होगी, क्या ऐसी कंडीशन में वो लोगों को रहना पड़ रहा होगा। अवेयरनेस फॉर देयर राइट्स, अब जाकर लोगों के अंदर अवेयरनेस आना स्टार्ट हुआ है। अब जो स्लम एरियाज के अंदर भी जो लोग रहते हैं, अब वो भी कहीं ना कहीं अपने राइट्स को लेकर अवेयर होना स्टार्ट हो चुके हैं, और अब वो भी अपनी चीजों को कहीं ना कहीं आगे रखते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे एनजीओज हैं जो उनके लिए काम करते हैं। काफी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से अब जो अवेयरनेस है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से लोग अपनी कंडीशंस को लेकर इवन कोर्ट तक को भी अप्रोच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके अंदर एक अवेयरनेस है अबाउट देयर राइट्स। अब जो स्लम एरियाज में रह रहे हैं उनके अंदर अवेयरनेस आई कि यस, हम कंट्री के सिटीजन्स हैं। अब इंडिया के सिटीजन्स के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी लोग जो है वहाँ के वो डिमांड करेंगे और चीजें इम्प्रूव होती चली जाएंगी। फिर यहाँ पर इश्यूज ऑफ ट्राइबल पीपल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स मेंशन है। अब एक उनके जो रहने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, उस चीज को भी थ्रेट है। कुछ गवर्नमेंट को भी कुछ प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको फॉरेस्ट के राइट्स नहीं मिल पाते, क्योंकि ट्राइबल पीपल जो होते हैं उनके लिए फॉरेस्ट उनका घर होता है, वो नहीं चाहते कि कोई भी पेड़ काटा जाए। और गवर्नमेंट आज के टाइम पे अर्बनाइजेशन को एक्सपेंड करने के लिए वैसा करना भी चाहती है। तो इसलिए ये भी कुछ स्ट्रगल्स हैं जो ट्राइबल पीपल को भी होते हैं, और गवर्नमेंट को भी साथ में वहां पर कुछ लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर सिटीजन एंड नेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। One of the earliest assertions regarding the sovereignty of the nation state and democratic rights of citizens was made by the revolutionaries in France in 1789. Nation state claims that their boundaries define not just a territory but also a unique culture and shared history. The national identity may be expressed through symbols like flag, national anthem, national language, etc. National identity. The national identity of a democratic state is supposed to provide citizens with a political identity that can be shared by all the members of the state. Most countries tend to define their identity in a way which make it easier for some citizens to identify with the state than others. अब आप अगर कहीं जगह पर देखोगे, देखो इंडिया में क्या होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, आप कंट्री के सिटीजन कहलाते हो। जो स्टेट्स के अंदर हमारी कंट्री डिवाइड है, उन स्टेट्स की कोई अपनी सिटीजनशिप नहीं होती। वहीं अगर आप यूएसए में के अंदर देखोगे, वहां पर एक यूएसए की सिटीजनशिप होती है और दूसरा आप जिस भी पर्टिकुलर यूएसए के अंदर स्टेट से बिलोंग करते हो वहां की आपकी अलग सिटीजनशिप होती है। फिर यहाँ पर मेंशन है एसिमिलेशन इनटू द नेशनल कल्चर। एसिमिलेशन क्या होता है? ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू समथिंग, मतलब कि आप किसी भी
नेशनल कल्चर के अंदर चीज़ों को आप बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस इज अ कंट्री विच क्लेम्स टू बी बोथ सेकुलर एंड इंक्लूसिव. People retain their personal beliefs and practices in their private life. It is not always simple to define what is public and what is private. For example, इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे कि आप हिंदू हो, आप फ्रांस के अंदर रह रहे हो, आपसे वहां पर कोई ये नहीं कहेगा कि आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियनिटी के अंदर चेंज कर लो, आप अपना रिलीजन चेंज कर लो, नहीं. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दिवाली आई और आप वहां पर रोड पर जाकर पटाखे फोड़ने लग जाओ. तो दोनों चीजें हैं, आप अपने रिलीजन के अंदर रहो लेकिन एक डिग्निटी के साथ, एक प्राइवेट थिंग उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा. आपको रिलीजन को चेंज करने के लिए नहीं कहेगा, आप अपने रिलीजन को परफॉर्म कर सकते हो लेकिन अपने प्राइवेट एरिया के अंदर. फिर बैकग्राउंड इंडियन सीनेरियो की यहाँ पर बात की गई है. हमने देखा है नेशनल मूवमेंट के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल है रिलीजन्स का, कल्चर्स का, रीजन्स का. प्रोवाइड फुल एंड इक्वल सिटीजनशिप टू ग्रुप्स. अब SC STs का स्ट्रगल है, वुमेन का स्ट्रगल है, वो सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके लिए स्ट्रगल्स हुए. बहुत SC मूवमेंट्स हुए, बहुत मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, वुमेन के लिए काफी मूवमेंट हुए हमारी हिस्ट्री के अंदर. बट सारी चीजें कहाँ जाकर लिंक होती हैं कि आज के टाइम पर सिचुएशन चेंज हो चुकी है. अब सिटीजनशिप इन इंडिया, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर आपके आर्टिकल 6 से लेकर 11 तक, सॉरी 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड बात करते हैं. और इसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं 5 to 11 के अंदर लिखा हुआ है कि यस, आप इंडिया के अंदर कैसे कैसे सिटीजनशिप आपको मिल सकती है, कैसे आपसे सिटीजनशिप इंडिया की छीन ली जाएगी. और साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी चीजें मेंशन है कि कौन से राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए असेसेबल है, कौन से राइट्स ऐसे हैं जो सभी के लिए असेसेबल है. वो सारी चीजें भी यहाँ पर लिखी गई है. अब यहाँ पर बात की गई है यूनिवर्सल सिटीजनशिप की. Assumption क्या है? Full membership of a state should be available to all those who ordinarily live and work in the country as well as those who apply for citizenship. Wanted, unwanted visitors out. Each state fixed criteria for the grant of citizenship. This would generally be written into the constitution and laws of the country. ये सारी बात हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस की थी अभी पीछे चैप्टर के अंदर कि सभी कंट्रीज के अपने रूल्स हैं कि कैसे उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करनी है. अपना अपना कंट्री का रूल है, इंडिया के अपने रूल्स है, USA के अपने हैं, कनाडा के अपने हैं. फिर यहाँ पर सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है जो स्टेटलेस पीपल और रिफ्यूजीज को फेस करनी पड़ती है. अब हर कंट्री के अंदर देखो, इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, हम सभी के लिए वेलकमिंग है. लेकिन अगर आप USA के अंदर देखोगे, UK के अंदर देखोगे तो वहां पर रिफ्यूजीज की लाइफ बहुत ज्यादा खराब होती है. अब डिफिकल्टी इन रिफ्यूजीज पॉलिसी, अगर इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ ऑन प्रोवाइडिंग रिफ्यूजीज टू persecuted peoples as it did with the Dalai Lama and his followers in 1959. दलाई लामा थे, वो इंडिया के अंदर आए, अब वो भी बाहर से आए थे लेकिन इंडिया उनके लिए काफी ज्यादा वेलकमिंग था. और धर्मशाला वाला जो रीजन है आज भी उसको दलाई लामा का घर ही माना जाता है. फिर ग्लोबल सिटीजनशिप की बात की गई है. इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, टेलीकम्युनिकेशन, न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट, टेलीविजन. मतलब क्या होता है ना कि मोबाइल के ऊपर, अपने फोन्स के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर सारी चीजें देख के ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कितना ज्यादा कनेक्टेड है क्योंकि हमें हमारे घर पर बैठकर भी सारी चीजें ऑटोमेटिकली पता चलती रहती है. Supporters of global citizenship work towards global citizenship. Although a world community and global society does not yet exist, people already feel linked to each other across national borders. अभी तक ऐसा कुछ ग्लोबल सिटीजनशिप जैसा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम अपने घर बैठे सभी से कनेक्टेड फील करते हैं. तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, और ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है. यहाँ पर फिर मार्टिन लूथर किंग के बारे में बताया गया है. ही वॉज अ ब्लैक लीडर ऑफ सिविल राइट मूवमेंट अगेंस्ट इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्टेड बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट्स के बीच में इन द USA. Such inequalities were maintained by a set of laws called segregation laws through which the black people were denied many civil और political rights. तो किंग ने क्या किया, काफी आर्ग्यूमेंट्स दिए अगेंस्ट दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन.
और फिर सारी चीजें हुई और आज के टाइम पर यूएसए के अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता। फिर है सिटीजनशिप, इक्वालिटी एंड राइट्स। अ वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मुलेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप was provided by the British sociologist T.H. Marshall in his book Citizenship and Social Class. की कंसेप्ट क्या था मार्शल के आइडिया के अंदर? Citizenship is that of equality. This implied two things: quality of the given rights and duties improved, quantity of people upon whom they are best of grows. तो ये सारी चीजें हैं। That's all. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म। सिंपल सी डेफिनेशन होती है नेशनलिज्म की, अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ऑन कंट्री। आप इंडिया से प्यार करते हैं तो आपके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग है। जब भी हमारी आर्मी कोई मिशन करके आती है, हम आर्मी को सैल्यूट करते हैं, हम आर्मी की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं, हम आर्मी को सपोर्ट करते हैं अपने अपने तरीके से। वो सारी चीजें क्या है, वो हमारी नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको दिखाते हैं। कितने ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, ब्रिटिश रूल से छुटकारा दिलवाने के लिए अपनी जान दे दी, फांसी पर चले गए। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो उनकी नेशनलिज्म की फीलिंग थी कि वो चाहते थे, वो अपनी कंट्री से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए वो सेक्रीफाइस किया। वो होती है नेशनलिज्म की फीलिंग। नेशनलिज्म यूनाइटेड पीपल एज वेल एज डिवाइडेड देम। It helped to liberate them from oppressive rule as well as being the cause of conflict and bitterness and wars. देखो, एक कंट्री के लिए प्यार ऐसी चीज है जो हर डिफरेंस को कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा रिलीजन अलग है जिसकी वजह से हम डिवाइडेड हैं, हमारी कास्ट अलग है, हम डिवाइडेड हैं, हम कल्चर से डिवाइडेड हैं, हम लैंग्वेजेस की वजह से डिवाइडेड हैं, सारी चीजें। लेकिन जब बात हमारी कंट्री की आती है तो हम क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं और हमारा कंट्री के लिए जो प्यार है वो हर चीज के ऊपर हमारे लिए बन जाता है और हम कहीं ना कहीं उस डाइवर्सिटी के अंदर भी हमें क्या मिल जाती है, वो एक यूनिटी मिल जाती है। नेशनलिज्म की फेज को देखें, चाहे आप यूरोप का एग्जाम्पल लो या फिर आप इंडिया के एग्जाम्पल को देखो, तो वो सारी चीजें क्या थी, अपनी कंट्री से, अपनी किसी पर्टिकुलर रिलीजन से, अपने एरिया से प्यार होना, उसी के लिए तो सारी चीजें हो रही थी। ठीक है। रीड्रॉइंग स्टेट बाउंड्रीज 1960 के अंदर जब हमने देखा कि जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो भी स्टेब्लिश हुआ, उसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पर भी काफी स्टेट बाउंड्रीज को दोबारा से रीड्रॉ किया गया। रीजन क्या था, वही सब अपना एरिया चाहते थे, सब अपना हक चाहते थे, सभी एक ऐसी जगह चाहते थे कि जो जिसको वो अपना कह सकें, जहाँ के लिए उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग हो। नेशंस एंड नेशनलिज्म, nation forming diverse group of society, different from the family, different from tribes and clans and other kinship groups as a member of nation. क्यों नेशन और नेशनलिज्म क्या बनाता है, आपके एक परिवार क्रिएट करता है। अगर आप में नेशनलिज्म की फीलिंग है, जैसे महात्मा गांधी में थी या फिर सुभाष चंद्र बोस में थी, भगत सिंह में थी, तो आप एक फैमिली के अलावा भी एक फैमिली मानोगे, उसके अंदर आप पूरे कंट्री के, मतलब चाहे आप हरियाणा से बिलोंग करते हो और आप केरला का कोई इंसान है, उसको आप अपनी फैमिली की तरह ही मानोगे क्योंकि वो आपकी कंट्री का सिटीजन है। सम ऑफ द assumption about the nation. Shared belief. A nation is constituted by belief. Nations are not things which exist independent of the beliefs that people have spoken about them. Speak of a people as a nation, not to make a comment about their physical characteristics or behavior. It refers to the collective identity and vision for the future of a group which aspires to have an independent political existence. And a nation exists when its members believe that they belong together. एक नेशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब वहां के लोग ये सोचेंगे कि यस, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हमारी कंट्री है। हिस्ट्री, it embodies a sense of continuing historical identity. फिर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एंशिएंट सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल लिया गया है, उसको मेंशन किया गया है। टेरिटरी, नेशन आइडेंटिफाइज विद अ पर्टिकुलर टेरिटरी. Imagine as one people sharing a common past, living together on a particular territory over a long period of time, give people a sense of their collective identity, feeling of homeland. The territory they occupied and the land on which they have lived as a special significance for them and they claim as it their own. अब आप आज 20-25 साल की उम्र में करियर के लिए किसी भी रीजन से आप कंट्री शिफ्ट कर लो, आप जब वापस इंडिया में आओगे, आपके अंदर आपको वो जो होमलैंड वाली फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। इवन अगर आप
स्टडीज़ की वजह से अपने होम टाउन से दूर रहते हैं, आप दिल्ली के अंदर स्टे कर रहे हैं, आप मुंबई में स्टे कर रहे हैं, और फिर आप जब घर जाते हैं 2-3 महीने बाद, 4-5 महीने बाद, तो भी आपको वो एक होमलैंड वाली फीलिंग होती है, जो हम कहते हैं ना घर वाली वाइब्स होती है, वो आपको फील होंगी। नेशन कैरेक्टराइज द होमलैंड इन डिफरेंट वेज, फॉर एग्जाम्पल मदरलैंड, फादरलैंड और होली लैंड। The Jewish people, in spite of being dispersed and scattered in different parts of the world, always claimed that their original homeland was in Palestine, the promised land. अब Jewish people आपको वर्ल्ड में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उनके लिए उनका होमलैंड क्या है? पैलेस्टीन। ऑल्सो कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट। सेम ये चीजें जो हमारे लिए प्राउड हैं, जो हमारे लिए फीलिंग अच्छी है, वो कई बार कॉन्फ्लिक्ट का रीजन भी बन जाता है। Shared political ideas, a shared vision of the future, and the collective aspiration to have an independent political existence that distinguish groups from nation. Members of a nation share a vision of the kind of the state they want to build. फिर political identity, these ideals represent the terms under which they come together and are willing to live together. In a democracy, it is a shared commitment to set of political values and ideas that is the most desirable basis of a political community or a nation state. फिर common political identity, internally diverse religion, तो ये सारी बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें हमारे आसपास दिखाई देती हैं। मोस्ट सोसाइटी आर कल्चरली डाइवर्स, आप देखोगे तो कल्चर के अंदर आपको बहुत डिफरेंस मिलता है, लेकिन बात नेशन की है, और वो जो फीलिंग है वो हमें कहीं ना कहीं फिर कनेक्ट कर देती है। Issues of protection of culture and self determination, notion of a one culture one state, तो ये चीजें क्या होती हैं? ये चीजें होती हैं जो हमें कनेक्ट भी करती हैं, कहीं ना कहीं सेम चीजें क्या होती है, कंफ्लिक्ट का रीजन भी होती हैं। अब जैसे पीओके वाला रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऑब्वियसली हम मानते हैं कि वो हमारा पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वहां पे हमारी फीलिंग है ना, हम उसको अपना होमलैंड समझते हैं कि यस वो इंडिया का पार्ट है, इसलिए हमें वहां के लिए बुरा लगता है, हम चाहते हैं कि वो हमारे इंडिया का कंप्लीटली हिस्सा बन जाए। तो क्या है कि वो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं वहां से कनेक्ट भी करती है, साथ में हम उस एरिया को प्रॉपरली चाहते हैं कि वो इंडिया इंडिया के अंदर ही रहे, वहां पर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल ना होए। तो वो ही चीजें क्या है, वही चीजें कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर देती है। Granted political recognition to various groups who saw themselves as distinct nation and wanted the opportunity to govern themselves and determine their own future. Self-determination and national liberation movements. Nationalist movements in Asia, Africa maintained that the political independence would provide dignity and recognition to the colonized people and also help them to protect the collective interest of their people. सिंपल सी बात है, हमने इतने साल ब्रिटिश रूल को देखा, उनको हमारे ऊपर दया नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि हम उनसे बिलोंग नहीं करते थे, वो हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करते थे, इसलिए उनको हमारी कंट्री के ऊपर भी के साथ भी उनकी कोई सिंपैथी, कोई भी प्यार नहीं था। अब हम मानते हैं कि हमारा भारत पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था। अगर ब्रिटिशर्स इंडिया को अपना होमलैंड समझते, तो जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को ट्रीट किया, जैसे वो इंडिया का पैसा सारा इंग्लैंड ले गए, इंडिया की इतनी प्रीशियस चीजों को वो इंग्लैंड ले गए, वो सारी चीजें वो नहीं करते। डिलेमा इन सेल्फ डिटर्मिनेशन, for strong and united state, more and more people are beginning to realize that the solution does not lie in creating new state but in making existing state more democratic and equal. फिर nationalism and pluralism. Once the idea of a one culture one state was abandoned, it became necessary to consider ways by which different cultures and communities can survive and flourish within a country. तो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास इंडिया है। इंडिया से ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, फिर भी हम एक देश की तरह यूनाइट होकर इंडिया के अंदर स्टे कर रहे हैं। मैनी democratic societies today have introduced measures for recognizing and protecting the identity of a cultural minority communities living within their territory. Kinds of group rights include कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है लैंग्वेज की, कल्चर की, रिलीजन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है। समटाइम्स identified communities also have the right to representation as a group in legislative bodies and other state institutions. Justification of such rights, they provide equal treatment and protection of the law for members of these groups as well as protection for the
कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। तो ये इनकी नीड है। अगर हमारे पास कल्चरल राइट्स नहीं होते तो मे भी जिस कल्चर से रिलेटेड लोगों की पॉपुलेशन कम है उनको काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती थी। फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंडिपेंडेंट स्टेटहुड की यहाँ पर बात की गई है। राइट टू नेशनल self-determination does not include the right to independent statehood. It would be impossible and undesirable to grant independent statehood to every group that see itself as a distinguished cultural group or nation. For example, अगर हम इंडिया के अंदर कल्चर के बेसिस पे, लैंग्वेज के हर बेस के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करने लग जाए तो इंडिया की जो स्टेट काउंटिंग आज आप 28 देख रहे हो वो 2800 भी हो जाएगी, बट फिर भी कोई ना कोई लैंग्वेज या कल्चर के लोग बच ही जाएंगे जिनको उनकी अलग स्टेट नहीं मिली होगी। तो इसीलिए हर कल्चर के बेस पे, हर रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे हम डिवीजन नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है जहाँ पर हम सेपरेशन कर सकते हैं, सिर्फ वहीं पर वो चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। फिर यहाँ पर टैगोर जी का बताया गया है जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था नेशनलिज्म को लेकर। इवन इनकी एक बुक भी है नेशनलिज्म से रिलेटेड, काफी पतली सी बुक है, लेकिन उनके अंदर उसकी बुक के अंदर काफी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप चाहो तो आप रीड कर सकते हो, आपको सिर्फ 2 दिन लगेंगे उस बुक को कंप्लीट करने में। पेट्रियटिज्म कैन नॉट बी अवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, माई रिफ्यूज इज ह्यूमैनिटी, आई विल नॉट बाय ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ अ डायमंड एंड आई विल नेवर allow patriotism to triumph over humanity as long as I live। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का मानना था। वो किसी भी नेशनल फीलिंग से लेकर देशभक्ति की फीलिंग से ऊपर, किसी भी रिलीजियस फीलिंग से ऊपर, कल्चर की फीलिंग से ऊपर, सबसे ऊपर वो किसको रखते थे? ह्यूमैनिटी को रखते थे, इंसानियत को रखते थे। He was against colonial rule and asserted India's right to independence। इस बात के बारे में हमें पता है कि उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अंदर। अब यहाँ पर वर्ल्ड लेवल के एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहो तो एक बार आप इसको गो थ्रो कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म की 2 डेफिनेशन होती है, एक जो नॉर्मली सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है, एक जो हम इंडिया पर्सपेक्टिव से सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन को कंसिडर करते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन सेक्युलरिज्म की क्या होती है? अ वे ऑफ लाइफ एंड थिंकिंग दैट रिजेक्ट रिलीजन। एक ऐसी थिंकिंग जो रिलीजन के कॉन्सेप्ट को ही रिजेक्ट करती है, उसको सेक्युलरिज्म कहते हैं। वही इंडिया के कंटेक्स्ट में हम क्या लेते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी सेक्युलरिज्म की बात करता है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लेते हैं? द स्टेट मेंटेन्स अ न्यूट्रल स्टैंड टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, कि जो हमारी स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो सभी रिलीजन के तरफ एक न्यूट्रल रहेगी, नेदर प्रमोटिंग नॉर सप्रेसिंग एनी। मतलब कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करेगी, ना ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हटाने की कोशिश करेगी। सभी रिलीजन्स को सेम ट्रीटमेंट हमारी कंट्री के अंदर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म की डेफिनेशन जो है वो यही कहती है कि हम सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेंगे, ना ही किसी रिलीजन को ज्यादा प्रमोट करेंगे। एज गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से जो गवर्नमेंट है, ये हमारा पार्लियामेंट है, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा और किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हटाने की बात भी नहीं करेगा। Secularism, it promotes freedom within religion and equality between as well as within religions. Interreligious domination. In India, the constitution declares that every Indian citizen has a right to live with freedom and dignity in any part of the country. Many forms of exclusion and discrimination continue to persist. For example, more than 27006 were massacred in 1984 riots। 1984 के टाइम के राइट्स के बारे में आपने सुना भी हो। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और लास्ट में इंदिरा गांधी को भी उनके जो बॉडीगार्ड वो भी सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने उनका मर्डर कर दिया क्योंकि इंदिरा गांधी ने सिख के अगेंस्ट काफी कुछ किया और उनकी रिलीजन को काफी ज्यादा हार्म, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को काफी ज्यादा हार्म किया। तो देखो चीजें आज भी रिलीजन से रिलेटेड बहुत ज्यादा होते हैं। अभी जो राम मंदिर का इशू था उससे भी चीजें काफी ज्यादा हुई। टाइम टू टाइम इंडिया के अंदर रिलीजियस क्लैशेस होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी गवर्नमेंट यही कहती है कि हम सभी रिलीजन्स को इक्वली देखते हैं। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, सेपरेशन एंड लॉस आर एंडेमिक टू द ह्यूमन कंडीशन। रिलीजन, आर्ट एंड फिलोसफी आर रिस्पॉन्सेज टू सम सफरिंग्स। सेक्युलरिज्म इज नॉट एंटी
religious. Deep-rooted problems of religion. When religion is organized, it is frequently taken over by its most conservative faction, which does not tolerate any dissent. Religious fundamentalism in parts of the USA has become a big problem and endangers peace both within the country and outside. Many religious fragments into sects, which leads to frequent sectarian violence and persecution of dissenting minorities. तो देखो बेसिक बात इतनी ही है, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सेकुलरिज्म। दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि देखो सबका अपना रिलीजन होता है। इट इज़ बेटर कि हमें रिलीजियसली किसी के भी रिलीजन में मैटर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें ये समझनी चाहिए, ये आउट ऑफ द बुक है, इट्स जस्ट माई व्यू, कि हमें ये समझनी चाहिए कि जो हम हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं या फिर हम जिस भी रिलीजन के अंदर बिलोंग करते हैं, चाहे फॉर एग्जांपल आई एम हिंदू, मैं शिव भगवान में बिलोंग करती हूँ, या फिर आई बिलीव इन विष्णु, आई बिलीव इन दुर्गा माता, कोई भी भगवान, कोई भी गॉड, चाहे वो हिंदू गॉड हो या फिर क्रिश्चियन गॉड हो, कोई भी गॉड हमें ये नहीं कहता कि हम रिलीजन के ऊपर लड़ाई लड़ें, हम रिलीजन को प्रमोट करने के लिए किसी भी गलत प्रैक्टिस का यूज करें। सभी रिलीजन एक सिंपल बात जरूर कहते हैं, दैट बिलीव इन कर्मा। खुद के लिए अच्छा करो, किसी और को हार्म मत करो, किसी की फीलिंग्स को हर्ट मत करो, और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखो। फिर बात आती है नीड ऑफ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट की क्या जरूरत है? सेकुलर स्टेट की जरूरत सिंपल सी है, ताकि सभी रिलीजन के लोग साथ में काम कर पाएं, म्यूचुअल इनलाइटनमेंट हो, सबको बराबर एजुकेशन मिल सके, किसी भी इंसान के साथ रिलीजन बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। प्रिवेंटिंग डोमिनेशन ऑफ एनी रिलीजन ग्रुप बाय स्टेट। जो स्टेट होती है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रिलीजन के साथ रहती हैं, वहीं एट लास्ट जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो भी इंसान है, थोड़ी बायसनेस तो वहाँ से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो उनकी जो बायसनेस है वो हिंदू रिलीजन की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके से इंडिविजुअली थोड़ी बायसनेस आपको दिखती है, लेकिन फिर भी हमारी जो स्टेट है वो ओपनली किसी को भी, किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती। टू बी ट्रूली सेकुलर, अ स्टेट मस्ट नॉट ओनली रिफ्यूज टू बी अ थियोक्रेटिक बट ऑल्सो हैव नो फॉर्मल और लीगल अलायंस विद एनी रिलीजन। ये भी एक चीज़ है कि एक स्टेट का किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ कोई भी लीगल अलायंस नहीं होना चाहिए। इफ आप ये क्लेम करते हो कि आप ट्रूली सेकुलर हो, तो अ सेकुलर स्टेट मस्ट बी कमिटेड टू प्रिंसिपल्स एंड गोल्स विच आर एट लीस्ट पार्टली ड्राइव फ्रॉम नॉन रिलीजियस सोर्सेज। अगर आप जेन्युइनली एक सेकुलर स्टेट है, कोई भी कंट्री, जैसे इंडिया हमारा सेकुलर स्टेट है, तो आपका रिलीजियसली किसी भी डॉक्यूमेंट से, किसी भी आपके लीगल मैटर्स के अंदर रिलीजियस किसी भी डॉक्यूमेंट नहीं होनी चाहिए, और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आपका कोई भी डिसीजन जो है वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म दिया गया है यहाँ पर, एक बार आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। फिर है हमारा इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि इंडियन मॉडल के अंदर चीज़ें क्या है कि गवर्नमेंट किसी को पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी और किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सप्रेस नहीं करेगी, लेकिन फिर भी ये इंडिया है, यहाँ पर सब कुछ चलता है, क्योंकि यहाँ पर हम एज जो रियल इश्यूज हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाना इतना ज़रूरी नहीं समझते, एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल इश्यूज हैं जो मैटर भी नहीं करते, उनके ऊपर हम ज़्यादा बात इंडिया के अंदर करते हैं। तो एक बार आप यहाँ पर गो थ्रू इस चीज़ को कर सकते हो, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो सारी यही चीज़ें हैं। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, एंटी रिलीजियस। क्रिटिसिज्म क्या है? इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट सेकुलरिज्म मीन्स एंटी रिलीजियस। सेकुलरिज्म is against institutionalized religious domination, which is not the same as being anti-religious. Argument secularism threatens religious identity. तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो सेकुलरिज्म से रिलेटेड क्रिटिसिज्म के अंदर काउंट की जाती हैं। फिर यहाँ पर वेस्टर्न इम्पोर्ट मेंशन, इसके अंदर क्रिटिसिज्म क्या है? सेकुलरिज्म लिंक टू क्रिश्चियनिटी दैट इज वेस्टर्न एंड देयरफॉर अनसुटेड टू इंडियन कंडीशन। तो ये भी एक चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है पहले वर्ल्ड के अंदर आया था, इंडिया के अंदर बाद में आया था। स्ट्रेंज कंप्लेंट क्या है? देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स इन इंडिया लाइक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दैट हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्ट। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकुलरिज्म वेस्ट की चीज़ है, तो इंडिया के लिए सूटेड नहीं है। तो जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है वो भी वेस्ट का है, फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी वेस्ट के हैं। आपने
आज के टाइम पर हम जीन्स पहनते हैं वो भी वेस्ट से है, बर्गर खा रहे हो वो भी वेस्ट से है, पिज्जा खा रहे हो वो भी वेस्ट से है। तो ये आर्गुमेंट बहुत बेसलेस है कि हम सेकुलरिज्म को इसलिए कंसिडर ना करें क्योंकि ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीजें यहाँ पर फिर माइनॉरिटी के बारे में बताया गया। इट इज ट्रू दैट इंडियन सेकुलरिज्म एडवोकेट्स माइनॉरिटी राइट्स, वोटिंग एज अ डेमोक्रेटिक प्रोसीजर इज इनसफिशिएंट फॉर फंडामेंटल इंटरेस्ट। अब इंडिया जो है, इंडिया का सेकुलरिज्म जो है माइनॉरिटी राइट्स की भी कहीं ना कहीं बात करता है। माइनॉरिटीज को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं इंडिया के अंदर, उनके पास उनके फंडामेंटल राइट्स भी हैं और कुछ चीजें वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरवेंशनिस्ट criticism क्या है? Secularism coercive and it interferes excessively with the religious freedom of communities, but this misreads Indian secularism. Rejecting the ideas of separation as mutual exclusion, Indian secularism rejects non-interference in religion, but it does not follow that it is excessively interventionist. Follow the concept of principal distance. तो वही चीजें हैं, अलग अलग इंडियन सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग जो व्यूज है वो यहाँ पर दिए गए। फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स है। क्रिटिसिज्म क्या है? सेकुलरिज्म encourages the politics of vote bank. This is not entirely false, but it is need to be put in perspective. Politicians are bound to seek votes. अब वो तो हमें पता ही है कि पॉलिटिशियन वोट्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो सेकुलरिज्म को प्रमोट भी कर सकते हैं, वो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। वो उनको जैसे उनकी वोटिंग कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग चीजें जो है वो चेंज कर दी जाती है। फिर यहाँ पर टर्की का एग्जाम्पल दिया गया है। नेहरू जी ने सेकुलरिज्म के ऊपर क्या व्यूज है वो मेंशन है। इक्वल प्रोटेक्शन बाय द स्टेट टू ऑल रिलीजन एंड डज नॉट फेवर वन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर एंड डज नॉट इटसेल्फ अडॉप्ट एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। सेकुलरिज्म डिड नॉट मीन hostility to religion. Nehru was not in a favor of complete separation between religion and state. Secularism for him meant a complete opposition to communalism of all kinds. तो ये जो व्यूज थे किसके थे? नेहरू जी के। थियोक्रेटिक क्या होता है? अ स्टेट गवर्न डायरेक्टली बाय प्रिस्टली ऑर्डर। जब एक स्टेट को प्रिस्टली ऑर्डर, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को कोई भी पर्टिकुलर पंडित चला रहे होते, ब्राह्मण समाज चला रहा होता हिंदू रिलीजन के पर्सपेक्टिव से, तो हमारी जो स्टेट है वो इंडिया जो है वो एक थियोक्रेटिक कंट्री बन जाती। फिर नेक्स्ट चैप्टर है पीस। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। द स्टेट ऑफ बीइंग काम और क्वाइट, मतलब जिस टाइम पर कोई वॉर की सिचुएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांति चल रही है, तो वो क्या है आपका पीस। अब देखो इस चैप्टर का देयर इज अ नो लिंक विद एनी एग्जाम, कुछ भी कहीं लिंक नहीं है, इसलिए आई स्किप दिस चैप्टर। अगर आप चाहो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, आप वहां से इसको गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन इस चैप्टर का कोई लिंक नहीं है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करना खुद। अब मैं आपको कराऊंगी, मेरा चलो टाइम, मेरे से ज्यादा आपका टाइम इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो लेट्स बेटर कि इसको कवर ना किया जाए। फिर भी आप चाहो तो आप एक बार इसको कर सकते हो। यहाँ पर मीनिंग ऑफ पीस दिया हुआ है, not the absence of war. Peace is often defined as the absence of war, but this is misleading. War is usually equated with armed conflict between countries, but sometimes internal issues represented a violation of cessation of peace. While every war leads to the absence of peace, every absence of peace need not take the form of war. फिर पीस एज एब्सेंस ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल काइंड, सारी चीजें मेंशन है। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस मेंशन है। ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम की वजह से स्ट्रक्चरल वायलेंस होती है, पैट्रियार्की की वजह से वायलेंस होती है, कॉलोनियलिज्म की वजह से एक स्ट्रक्चरल वायलेंस हमें दिखती है, रेसिज्म की वजह से, रिलीजन डिफरेंस, कम्युनलिज्म की वजह से, ये सारी चीजें होती हैं। फिर एलिमिनेटिंग वायलेंस के बारे में, फिर पीस के बारे में मेंशन है, तो आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर जो आपको समझ नहीं आएगा। लास्ट में यहाँ पर गौतम बुद्ध के व्यूज दिए हुए, इनको चाहो तो आप एक बार गो थ्रू यहाँ पर कर सकते हो। All wrongdoing arises because of mind. If mind is transformed, can wrongdoing remain? Gautama Buddha. I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary. The evil it does is permanent. ये महात्मा गांधी के व्यूज थे। We all know कि वो नॉन वायलेंस को बहुत हाईली प्रमोट करते थे। और द करेक्ट थिंग इज ऑल्सो कि आप चाहे कितना भी वायलेंस को सपोर्ट कर लो, आज के टाइम पे क्या होता है कि सोशल मीडिया से कोई भी चीज़
को रीड करने के बाद हम भी महात्मा गांधी को ट्रोल करते हैं कि वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया, उनको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन ये एक फैक्ट है कि वायलेंस से आप किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, और जो उन्होंने उस टाइम पर किया, अपनी समझ से किया, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा उस टाइम पर रहा, और इसीलिए शायद वो आज तक इतने ज्यादा फेमस हैं। फिर यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट के अंदर न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन के बारे में बताया गया है, और ये कैमर रग रिजीम इन कंबोडिया, इसके बारे में यहाँ पर मेंशन है, आप चाहो तो इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। लास्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग और चेंजिंग एंड बिकमिंग मोर एडवांस। ज्यादा से ज्यादा एडवांस होना क्या हो जाता है? डेवलपमेंट हो जाता है। कंट्रोवर्सी क्या रहती है डेवलपमेंट के अंदर कि issues such as whether the rights of people have been respected in the course of development। देखो, कंट्रोवर्सी सिंपल वही रहती है, डेवलपमेंट करने की वजह से अगर किसी इंडिविजुअल कम्युनिटी के जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं हार्म हो रहे हैं, तो वो एक कंट्रोवर्सी बन गई। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है, डैम का कंस्ट्रक्शन है। अब डैम का कंस्ट्रक्शन को हम कैसे देते हैं? अरे वाह, कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि डैम डैम हमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हेल्प करते हैं, काफी चीजों से बचाते हैं, फ्लड की सिचुएशन से बचाते हैं, हम इकोनॉमिकली और ज्यादा ग्रो हो जाते हैं अगर डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो एक साइड वो डेवलपमेंट है। अब दूसरी साइड देखो, डेवलपमेंट है बट जो डैम के जहाँ पर डैम बन रहा है वहां पर जो लोग रहते थे उनसे उनका घर छिन जाएगा, जो एनिमल्स वहां थे उनको प्रॉब्लम होगी, जो प्लांट स्पीसीज वहां थे उनको प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या हो गई? तो यहाँ पर ये क्या हो गया? कंट्रोवर्सी हो गई। दूसरी साइड देखो, हम डेवलपमेंट कंसिडर कर रहे हैं आज के टाइम पे, हम इंडिया को टॉप 5 के अंदर काउंट करते हैं, लेकिन एक दूसरी साइड भी है। क्या? इंडिया के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी आज भी बढ़ती जा रही है, इंडिया का जो हंगर इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है, इंडिया के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इंडेक्स देखें वहां हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें क्या है? यही चीजें हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं डेवलपमेंट के अंदर, और यही चीजें हैं जो चैलेंज क्रिएट करते हैं रिलेटेड टू डेवलपमेंट। अब इन द 1950s एंड 1960s के अंदर की चीजें की बात करें तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, मोस्ट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका हैड अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। रीजन फॉर देयर बैकवर्डनेस, अर्जेंट टास्क, मेथड्स टू अचीव डेवलपमेंट। अब देखो, 50-60s का टाइम अलग था, उस टाइम पर डेवलपमेंट की नीड अलग थी हमारी, आज के टाइम पर हमारी डेवलपमेंट की नीड अलग है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हम कॉलोनियल रूल से निकले ही थे, तो हमारी कंडीशंस ही बहुत ज्यादा अलग थी। कॉन्सेप्ट जो है डेवलपमेंट का वो काफी ज्यादा डायनेमिक है। इन द इनिशियल ईयर्स में देखें, फोकस जो था कैचिंग अप विद द वेस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी थ्रू फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न करना एग्रीकल्चर को और मॉडर्न एजुकेशन की तरफ मूव करना। Many countries embarked upon ambitious project of development, often with the help of loans and aid from the developed countries. इंडिया के अंदर हमने डेवलपमेंट के लिए स्टार्टिंग के फेज में क्या किया? हमने 5 ईयर प्लान्स को लॉन्च किया, प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया, फिर जो आपके 5 ईयर प्लान्स होते थे वो लॉन्च होते थे। अभी मोदी गवर्नमेंट जब 2014 के अंदर बनी, उसके बाद प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया, नीति आयोग को इस्टेब्लिश कर लिया गया, और वहीं से 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम भी खत्म हो गया। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उस टाइम पर मूव किया, हमने एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया। Criticism of development models. Critics of development have pointed out that the kind of development models which have been adopted in many countries has proved very costly for the developing countries. तो ये कुछ, अब जो वेस्टर्न, फॉर एग्जांपल यूएसए का कोई डेवलपमेंट मॉडल है, अगर उसको कोई भी डेवलपिंग कंट्री जो अभी तक ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई है, फिर कोई भी लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, वो उसको फॉलो करेगी तो उसके लिए वो शायद वो सेटबैक हो जाएगा। तो इसलिए क्रिटिसिज्म भी जो है डेवलपमेंट मॉडल से रिलेटेड चलते रहते हैं। द सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हैज एड हाई सोशल कॉस्ट, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर वही सिंपल सी बात की गई है, अगर डैम कंस्ट्रक्शन होगा उसकी वजह से लार्ज स्केल लोगों की डिस्प्लेसमेंट होगी। इस तरीके से काफी चीजें हैं, अर्बनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो रही है, या फिर हम फॉरेस्ट को खाली करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से काफी लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होती है। ट्रेडिशनल स्किल्स का लॉस होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है, मशीनरी बढ़ती जा रही है। अब तो एआई आने के बाद तो ऐसा है कि थोड़े टाइम बाद टीचर्स भी रोबोट्स होंगे, बट द थिंग इज अगर टीचर्स भी रोबोट हैं तो हम फिर यूपीएससी के लिए आईएएस और आईपीएस भी एआई से फिर रोबोट्स को हायर कर सकते हैं, तो सारी चीजें खत्म हो भी सकती है। तो इट्स लाइक कि लॉस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मशीनरी इंट्रोड्यूस हो गई है,
हाथ से काम करने के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है और चीज़ें अब मशीन की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी जो कल्चर है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। एग्जाम्पल्स हैं कुछ मूवमेंट्स के, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था जब नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ था। फिर इन्वायरमेंटल कॉस्ट, अब डेवलपमेंट की वजह से हमें इन्वायरमेंट को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ज़्यादा इंडस्ट्रीज का सेटअप होना पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इससे हमारी नेचुरल चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं अगर आप कोस्टल एरिया के अंदर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करते हैं और चीज़ें करते हैं, उनसे सुनामी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पहाड़ों को ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाता है, वहाँ पर लैंडस्लाइड आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से हम इन्वायरमेंट को भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के नाम पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर assessing development, not only negative results, some countries have had some success in increasing their rate of economic growth and even in reducing poverty। और देखो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेवलपमेंट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कहीं पर डेवलपमेंट हो रही है तो वहाँ पर गरीबी भी कम हो रही है। इंडिया के अंदर पॉवर्टी आज भी उतनी ही आपको देखने को मिलेगी जितनी 10 साल पहले थी, लेकिन 10 साल के अंदर जब हम अपना गूगल करके आप डेवलपमेंट का रेशो देखोगे ना, तो आज हम टॉप 5 इकोनॉमी के अंदर काउंट होते हैं वर्ल्ड लेवल पर। लेकिन वहीं अगर हम पॉवर्टी के अंदर भी देखेंगे तो जो अगर आप कंट्रीज का डाटा उठाओगे तो इंडिया उन्हीं कंट्रीज के अंदर आता है जहां पर पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेवलप होने वाले हो रहे हैं लेकिन पॉवर्टी सेम लेवल पर एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन कुछ कंट्रीज में ऐसा नहीं है, हर जगह रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव नहीं होते। कुछ कंट्रीज जेन्युइनली ऐसी हैं जहां पर पॉवर्टी का लेवल भी कम हो रहा है और डेवलपमेंट का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। Alternative conceptions of development right claims, one of the issue which has been raised is regarding the protection that affected people can claim from the state and the society as a whole। फिर democratic participation की बात की गई है। If everyone in a society has a common stake in achieving a better life, then everyone needs to be involved in formulating the plans of development and in devising ways of implementing them। रीजंस फॉर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, क्या रीजंस हो सकते हैं? पर्सन नोज बेस्ट अबाउट दिस स्पेसिफिक नीड्स, क्योंकि एक इंसान को जितना आपको पता है कि आपको क्या जरूरी है आपके लिए, उतना आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता। डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल की बात की गई है। वुड ऑल्सो ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द हाई कॉस्ट इकोलॉजिकली वेस्टफुल टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन नोशन ऑफ डेवलपमेंट। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी कहीं ना कहीं हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफस्टाइल है, वो सारी चीजें भी जो है चेंज होंगी, जिनकी वजह से हम अपने रिसोर्सेज को भी बहुत ज़्यादा हार्म करेंगे। फिर इन्वायरमेंटलिज्म क्या है? इन्वायरमेंटलिस्ट मेंटेन दैट ह्यूमन बीइंग शुड लर्न टू लिव इन हार्मनी विद द रिदम्स ऑफ द इकोसिस्टम, नॉट मैनिपुलेट द नेचुरल एनवायरनमेंट टू सर्व देयर इमीडिएट इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट के नाम पे अपनी नीड्स को फुलफिल करने के नाम पर अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ गलत करेंगे तो अल्टीमेटली वो चीज़, अगर इन्वायरमेंट नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली हम भी नहीं रहेंगे। इसीलिए इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है कि हमें हमारी नीड्स और डेवलपमेंट के नाम पर इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस एनसीईआरटी बुक। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। स्पेसिफिकली इस एनसीईआरटी बुक के लिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने मेरी क्लास को कम्प्लीटली देख लिया है, 4 चैप्टर्स को हमने पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आज की वीडियो के अंदर आपको पूरा लेक्चर मिल गया है फर्स्ट से लेकर लास्ट चैप्टर तक। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा है तो इस एनसीईआरटी को आपको दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्लास को सुना, आपको बेसिक पता चल गया होगा व्हाट इज सेकुलरिज्म, व्हाट इज नेशनलिज्म, और वो आपकी नॉलेज के लिए मोर देन इनफ है। हाँ, और जो एनसीईआरटीज है उनको आपको मेरे कराने के बाद भी रिवाइज करना है, और रिवाइज के लिए आप पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे।